अच्छा, तो टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये एक मेथड है। जिस तरह हम लोग क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट आयंस को सेपरेट करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ आयंस करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई आउटर फोर्स यूज़ नहीं करते। लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, यानी कि कोई सोल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, उसकी थ्रू आयंस की सेपरेशन होती है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे पास ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, यानी एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। मैटर क्या करता है कि आपने आयंस की सेपरेशन करनी है फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने कहा है कि द मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पावर सप्लाई, बफर सिस्टम एंड सपोर्ट या फिर सपोर्टिंग मीडिया। तो बेसिकली तीन चीज़ें हैं। पहली है पावर सप्लाई, दूसरी है बफर सिस्टम और थर्ड है हमारे पास सपोर्टिंग मीडिया। पावर सप्लाई क्या होती है? पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दैट कम्स फ्रॉम द पावर सप्लाई फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन एंड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर टू द अदर। अब पावर सप्लाई क्या है? अभी हमने बात की कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो बेसिकली जो ये पूरा प्रोसेस करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम पावर कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पावर है, जो कि आ रही है पावर सप्लाई से। ठीक है? कोई ना कोई सोर्स है बेसिकली जहाँ से वो आ रही है और वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कहाँ से? जैसे अगर आप लोग एक साइड से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो ज़ाहिर है वो एक साइड, जिस साइड से आप दे रहे हो वहाँ से फ्लो करेगी दूसरी साइड पर चैम्बर के। और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किसी चैम्बर में ही हो रही है यकीनन। कोई सिस्टम है एक पूरा, तो उस चैम्बर की एक साइड से दूसरी साइड पर या एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड या वो पावर सप्लाई। It allows the adjustment and control of the current and voltage to perform electrophoresis constant voltage और current conditions। अब उन्होंने कहा है कि जो बेसिकली जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने बस इलेक्ट्रिक सोर्स से उसको कनेक्ट कर दिया और आप दे रहे हो पावर सप्लाई और आपको नहीं पता कितनी पावर जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी वोल्टेज है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास अपरेटस होता है जिसके थ्रू आप एडजस्ट कर रहे होते हो अमाउंट ऑफ करंट और वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इन दोनों चीज़ों का आप जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हो, कंट्रोल कर रहे होते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के टाइम पर। ठीक? तो पावर सप्लाई बेसिकली डायरेक्ट नहीं जा रही, पावर सप्लाई जो है वो एडजस्ट होके जा रही है। आपको पता है प्रॉपर अमाउंट, आपने अगर कांस्टेंट रखनी है कोई भी चीज़ इनमें से तो आप कांस्टेंट वैल्यू रखते हो वोल्टेज की और करंट की, ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक एक फिनोमेना है। ठीक है? क्या फिनोमेना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओवरऑल जो है वो सेम रहती है। यानी कि जो चैम्बर है पूरा उसके अंदर जिस जिस जगह पर भी कोई सॉल्यूशन है, जिस जगह पर भी कोई आयन्स है, उन सबको इलेक्ट्रिसिटी सेम मिल रही होती है, इलेक्ट्रिक पावर सेम उनके पास सप्लाई जा रही होती है। तो करंट फ्लो थ्रू द मीडियम इज ग्रेटर देन हीट प्रोडक्शन ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब उन्होंने कहा है कि मीडियम के अंदर से जो हमारे पास जो भी कोई सिस्टम है, जो कोई चैम्बर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है मीडियम में से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हीट प्रोडक्शन ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब आपको पता है जहाँ पर करंट है ना वहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है? रेजिस्टेंस क्या है कि करंट को अपोज़ करने वाली एक फ़ोर्स होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द कोलिजन। ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि करंट फ्लो जो कर रहा है मीडियम से वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हीट प्रोडक्शन ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब दूसरी उन्होंने क्या चीज़ की है कि जो आर है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंक्रीज इन थर्मल एजिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड आयंस। कि यानी कि जो हमारे पास डिसॉल्व्ड आयंस हैं उनकी जो थर्मल एजिटेशन है, जो थर्मल जो वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे कम है, यानी उनसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो ये ग्रेटर देन के साइंस लगा के बताया गया कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या चीज़ है, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है हीट से वो। थर्ड नंबर पे क्या चीज़ है, जो आयंस डिसॉल्व हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्ड नंबर पे वो है। फोर्थ नंबर पे क्या है कि डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन करंट फ्लो, कि रेजिस्टेंस में कमी आ रही है और करंट फ्लो में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है? हमने पहले ही कहा कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट इतनी ज़्यादा फ्लो नहीं करी, हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका हमने कहा कि करंट फ्लो ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट में वही लाइन है कि डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन करंट फ्लो। अगर आप रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट फ्लो उतना ज़्यादा होगा। अब हमने यहाँ पे कहा कि रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो जो है वो ज़्यादा है। मोर हीट एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बफर, कि उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा वाटर वाटर से इवेपोरेशन होगी बफर से। ठीक है? यानी कि बफर जो है उसके अंदर से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा जैसे-जैसे हीट बढ़ेगी। इंक्रीज़ इन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बफर, आप आयनिक कंसंट्रेशन बफर की इंक्रीज़ कर दें। तो बेसिकली इस सारे में यही था कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा मीडियम से तो हीट प्रोड्यूस होगी जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से।
ये अब हम 2 तरह से ले सकते हैं, ये जो साइंस है ना, मे बी ये ग्रेटर देन के लिए है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है वो एक छोटे से उसमें बताया है कि जब करंट फ्लो होता है मीडियम के अंदर से, तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रिडक्शन, सॉरी ड्यू टू रेजिस्टेंस, कि जैसे ही हम करंट पास कराएंगे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे, आयंस जो है वो मूव करेंगे, कोलिजन होगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो डिसॉल्व आयंस भी एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी। ज़ाहिर है वो थोड़ा थर्मली बैलेंस होना शुरू होंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा वाटर की इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी। बफर के अंदर से जो सोल्यूशन हमारे पास था उसमें से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और इंक्रीज इन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ बफर। तो देखो अब हमारे पास सोल्यूशन था ना, उसमें बफर भी है, उस पे वाटर भी है। अब हमने कहा जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई, करंट पास हुआ, कोलिजन हुई, हीट की प्रोडक्शन की वजह से सिस्टम के अंदर हीट बढ़ी और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। तो जब एक चीज़ है, एक सोल्यूशन है जिसमें से वाटर निकल गया तो पीछे क्या रह गया? बफर। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर। तो मेरे ख्याल में बेसिकली यहाँ पर ये जो साइंस है, ये ग्रेटर देन वाले, ये ग्रेटर देन वाले साइंस नहीं है, ये उन्होंने बताया प्रोसेस को, कि पहला प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसेस को स्टेप बाय एक्सप्लेन किया, तो ये स्टेप्स हैं उसके। फिर माइग्रेशन रेट इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग अ कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई। कि जो माइग्रेशन रेट है, जो आयंस का माइग्रेशन रेट है, कि वो किस कैथोड की तरफ जा रहे हैं या एनोड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स में जा रहे हैं, किस तरह से सेपरेशन हो रही है, तो ये जो माइग्रेशन रेट है इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट किस तरह से रख सकते हैं कि हम यूज करते हैं कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई, यानी करंट की जो पावर आ रही है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। हमने ऊपर अभी बात की कि हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, करंट और वोल्टेज की जो अमाउंट जा रही है वो कांस्टेंट होती है। तो अगर करंट और वोल्टेज की अमाउंट हम कांस्टेंट रखें तो माइग्रेशन रेट भी कांस्टेंट रहेगा। जाहिर है अगर हम करंट के अमाउंट को कम करें या ज़्यादा करें तब आयंस की जो माइग्रेशन है उसमें फ़र्क आएगा। यानी कि अगर आप जो है करंट रेट बढ़ा दो तो माइग्रेशन तेज़ी से होने लग जाएगी, अगर आप करंट रेट कम कर दो तो माइग्रेशन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी आयंस जो है वो स्लोली मूव करना शुरू करेंगे। तो जब हम लोग करंट को और वोल्टेज को ही कांस्टेंट रखेंगे, जब उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हीट प्रोडक्शन के अंदर, कोलिजन के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पर माइग्रेशन रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास है ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई आर। ईएमएफ जो है हमारे पास वो आई आर की इक्वल है, जैसे हम कहते हैं ई इज इक्वल्स टू आई आर, एंड इंक्रीज इन आर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ईएमएफ एट कांस्टेंट करंट, दस नो अप्रिशिएबल हीट प्रोडक्शन। अब क्या कहा है उन्होंने कहा कि अगर हम लोग आई को कांस्टेंट रखते हैं, हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं, तो हम जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ बढ़ेगी। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि ईएमएफ का और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ उस केस में है जब हमने करंट को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, जब करंट कांस्टेंट होगा सिर्फ तब जो है वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, और ईएमएफ इंक्रीज होगी एज द इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसमें ईएमएफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बफर सिस्टम। अब हमने दो चीज़ें कही थी, हमने कहा था पावर और बफर सिस्टम, और थर्ड हम डिस्कस करें। तो अभी हमारे पास सेकंड चीज़ आ गई जो है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या होता है? हमने अभी बात की कि हमने कहा बफर सिस्टम के अंदर से, बफर के अंदर से वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो बफर की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली बफर है क्या? उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस इज परफॉर्म्ड इन बफर सॉल्यूशंस टू रिड्यूस पीएच चेंजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर बफर सॉल्यूशंस यूज करते हैं। अब आपको पता है कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी हम लोगों ने पीएच के चेंज को कम करने के लिए हमने यहाँ पर बफर सॉल्यूशन यूज़ किया। ठीक है, पीएच क्यों चेंज होगी? जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, आयंस की मूवमेंट हुई, तो उसकी वजह से पीएच में इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है जब आयंस सेपरेट होंगे। अगर तो एच पॉजिटिव आयंस बढ़ना शुरू हो गए तो पीएच जो है वो 1 2 एसिडिक की साइड पर जाना शुरू कर देगी। ओएच बढ़ना शुरू हो गया तो पीएच जो है वो बेसिक की साइड पर जाना शुरू हो जाएगी। तो इस चेंज को रोकने के लिए हम लोग बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जो कि इस चेंज को मिनिमाइज करता रहता है। यानी कि जैसे ही आयंस निकलते हैं ना, उन आयंस को अपने साथ रिएक्ट करता रहता है, तो इसकी वजह से आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होते और पीएच चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। यहाँ पूछ सकते हैं भाई बफर सॉल्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम पीएच चेंज को कम कर सकें। ठीक है, दे कैरी द अप्लाइड करंट। अब दे कैरी द अप्लाइड करंट, बफर सॉल्यूशन के अंदर अप्लाइड करंट होता है, जो करंट आप अप्लाई कर रहे हो वो बफर सॉल्यूशन में से भी पास हो रहा है। एस्टैब्लिशेस द पीएच ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सल्यूट। अब इसमें क्या है, अप्लाइड करंट होता है जो कि एस्टैब्लिश कर रहा है पीएच, सिस्टम की पीएच को मेंटेन कर रहा है और डिटरमाइन कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सल्यूट, बता रहा है कि सल्यूट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपके पास सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी था, उसमें आपने बफर सॉल्यूशन भी ऐड किया है।
तो जो आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बताएगा। जो आयन्स हैं, जो सोल्यूट आपने पार्टिकल्स ऐड किए हैं उनकी कंसंट्रेशन बताएगा, उनके ऊपर बताएगा कि क्या चार्जेस आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। किस तरह से पता लगेगा? बफर सॉल्यूशन जब रिएक्ट करेगा तो पता लगेगा कि पॉजिटिव आयन निकला था इसके अंदर से या फिर नेगेटिव आयन। तो बेसिकली सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूट के ऊपर जो चार्ज होता है, कंसंट्रेशन नहीं, जो चार्ज होता है सोल्यूट के ऊपर वो बताता है, ठीक है, बफर जो है। उसके बाद है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर रेफर टू द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर। कि कंसंट्रेशन जितनी होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस के टर्म्स अगर हम देखें तो बफर की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी। आयनिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? उतनी ही आयन से वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। बफर्स के अंदर ना एबिलिटी होती है कि ये जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं आयन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो इसी यही तो वजह है, अगर वो आयन्स के साथ रिएक्ट ना करे तो वो पीएच कैसे मेंटेन कर सकेंगे? तो वो पीएच मेंटेन करने के लिए आयन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए हमने कहा उनकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। A buffer with high ionic strength will conduct the current more than the sample। कि ऐसा बफर जिसके अंदर आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा करंट को कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द सैंपल। क्यों? हमारे पास एक सैंपल भी है, हमारे पास बफर सोल्यूशन भी है, ठीक है, जिसको हम सोल्यूट कह रहे हैं। सोल्यूट भी है और बफर सोल्यूशन भी है। तो अगर आप देखो तो जिसके ऐसा बफर सोल्यूशन, ऐसा बफर जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो बेसिकली वो ज़्यादा करंट को कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द सोल्यूट, तो लीडिंग टू स्लोअर माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब देखो जब बफर सोल्यूशन खुद ही अब्जॉर्ब कर रहा है करंट को, तो सैंपल के पास कम गया। जब सैंपल के पास कम गया करंट, या सैंपल के पास जो है उस मिकदार में नहीं गया जो वो है करंट जो है, अगर सैंपल के पास है सोल्यूट के पास उस अमाउंट में नहीं गया, तो जाहिर है वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी, वहाँ पर कोलिजन कम होगी, वहाँ पर हीट प्रोडक्शन कम होगी, वहाँ पर माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि अगर हम हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर यूज करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वी यूज बफर विद हाई आयनिक स्ट्रेंथ? ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा उसका कि अगर हम हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाला यूज करते हैं, करंट तो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला यूज करते हैं बफर, तो उसमें करंट ज़्यादा पास होगा बफर के अंदर से, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, जो हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास सोल्यूट है, उसके अंदर से करंट जो है वो उस मिकदार में पास नहीं करेगा, जिसकी वजह से माइग्रेशन ऑफ आयंस नहीं होगी। अगर माइग्रेशन ऑफ आयंस नहीं ना होती तो इसका मतलब है हमारा जो रिएक्शन है वो खासा स्लो हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने का बेसिक मकसद क्या है? बेसिक बेसिक पर्पज ही यही है कि हमने आयंस को सेपरेट करना है। तो जब आयंस सेपरेट नहीं होंगे या आयंस की सेपरेशन जो है वो स्लोअर हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्लो हो गया। तो बेसिकली बफर भी कौन सा यूज करना है ये भी मैटर करता है। अब हमने कहा कि फीचर्स ऑफ आइडियल बफर होना कैसे चाहिए। तो हमने कहा इट डजंट इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट द एनालाइट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने कहा कि जो भी एनालाइट है, ठीक है, एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो हम एनालाइट यूज़ कर रहे हैं, जो हम सल्यूट यूज़ कर रहे हैं, जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट डजंट इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट द एनालाइट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि उसके उसकी बला से जो मर्जी हो रहा हो, उसने बस पीएच मेंटेन करनी है। वो एनालाइट्स की या जो सैंपल्स हैं उनकी एबिलिटी के साथ, उनकी कंडक्ट करने की एबिलिटी, करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी के साथ कोई भी किस्म का कोई वो चेंज ना करे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल हो, या हम कह सकते हैं कि वो अपने काम से काम रखने वाला, वो इंटरफेरेंस ना करे। इट मेंटेन सॉलिबिलिटी ऑफ एनालाइट कैपेसिटी थ्रू द ठीक है, इट मेंटेन्स सॉलिबिलिटी ऑफ एनालाइट्स कैपेसिटी एंड मेंटेन बफरिंग एनालिसिस। अब बेसिकली क्या है इसमें कि ये मेंटेन रखता है एनालाइट्स की सॉलिबिलिटी, यानी एनालाइट्स जो है वो कितना सॉलिबल होंगे वो मेंटेन रखता है, और मेंटेन रखता है बफरिंग एनालिसिस, कि बफर को भी चेक करता रहता है, कि बफर को भी एनालाइज करता रहता है कि ये कितना बफर कर रहा है, कितनी पीएच जो है वो ये कितने आयंस को ये जो है अपने साथ रिएक्ट करवा रहा है, और कितनी पीएच को ये मेंटेन रख रहा है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोड्यूस द डिजायर्ड सेपरेशन, जो सेपरेशन रिक्वायर्ड हो ये वो डिजायर्ड सेपरेशन को प्रोड्यूस करे, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल, जो आयंस हमें चाहिए, जो सेपरेशन हमें चाहिए, उसके अंदर ये इंटरफेरेंस ना करे, वही डिजायर्ड प्रोडक्ट, वही जो हमें आयंस चाहिए, जो डिजायर्ड हमें सेपरेशन चाहिए वो हमें ये देने दे, अवेलेबल होने दे। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास आ गई थर्ड टाइप, नहीं आई, एक सेकेंड, सपोर्टिंग मीडिया था ना थर्ड। चलो, फिर हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने यहाँ थोड़ी सी बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब हम बात करें कि कंटिन्यूस बफर सिस्टम होता है और एक डिसकंटिन्यूस बफर सिस्टम होता है। तो ये हम इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू हम कह सकते हैं इसकी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस या टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंग के। एक होता है बफर सिस्टम जो कंटिन्यूस होता है, यानी कि एक बफर ऐसे होता है कि वो कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है। आप रिएक्शन करा रहे हो, बफर जो है वो कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है,
कंटिन्यूअसली पीएच को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, कि कभी आपने कहा कि आपको चाहिए, आपको बफर सिस्टम मतलब बफर को यूज़ करना है, पीएच को मेंटेन कराना है, फिर आपने कहा कि अब कम हो गई ज़्यादा, आपने उसको रोक दिया सिस्टम को और वो दोबारा थोड़ी सी हाई होना शुरू हुई, फिर आपने दोबारा बफर को एक्टिव किया। तो बेसिकली होता कैसे है ये देखते हैं। नाम से तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही होता है, पढ़ के देखते हैं। कंटिन्यूअस बफर सिस्टम यूज द सेम बफर एट कांस्टेंट पीएच इन द जेल सैंपल एंड इलेक्ट्रोड रिजर्वॉयर्स। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो कंटिन्यूअस बफर सिस्टम होता है ना, वो सेम बफर ही यूज करता है। ठीक है, वो एक तरह का ही बफर यूज करता है कांस्टेंट पीएच के ऊपर। पीएच तो ज़ाहिर है कांस्टेंट रहती है, बफर का काम ही यही है। फिर है इन द जेल सैंपल एंड इलेक्ट्रोड रिजर्वॉयर, के इलेक्ट्रोड्स के जो रिजर्वॉयर है यानी कैथोड एनोड जो है उनके ऊपर सैंपल के अंदर और जेल के अंदर बेसिकली ये एक ही बफर यूज करता है। This provide a uniform separation matrix but yield fuzzy and unresolved protein bands। हमने कहा कि ये सेपरेशन तो मैट्रिक्स की जो है वो यूनिफॉर्म रखता है, यानी कि सेम रहेगी, यूनिफॉर्म होती है, इक्वल होती है, लेकिन क्या होता है फजी और अनरिजॉल्व प्रोटीन बैंड्स बना देता है, यानी कि इसकी वजह से प्रोटीन के बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे होते, जो सॉल्युबल नहीं होते, फजी से होते हैं। The continuous systems are rarely used for protein electrophoresis but commonly used for nucleic acid analysis। अब उन्होंने कहा है कि जो कंटिन्यूस सिस्टम्स होते हैं ना, वो रेयरली यूज होते हैं प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। कि ये बहुत कम, रेयरली का मतलब होता है कि हम बहुत कम, ऑफन बहुत कम यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। हमने कहा ना फजी और अनरिजॉल्व प्रोटीन के बैंड्स देता है, तो हम इसके लिए नहीं यूज करते, लेकिन कॉमनली यूज होता है न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस के लिए, न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए वगैरह के लिए और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। तो हमने बेसिकली कहा डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम क्या होता है, यूज अ जेल सेपरेटेड इनटू टू सेक्शंस। एक ऐसा जेल यूज करता है जिस जो दो तरह के सेक्शन में डिवाइड होता है। दो सेक्शंस कौन से हो सकते हैं, अ लार्ज पोर स्टैकिंग जेल ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉल पोर रिजॉल्विंग जेल। अब देखो, स्टैक होता है चिपका हुआ एक गुच्छा टाइप सा। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा पोर होता है स्टैकिंग जेल का जो टॉप होता है उसके ऊपर, मतलब एक स्मॉल पोर रिजॉल्विंग जेल, एक छोटा पोर है जो रिजॉल्विंग जेल है, उसके ऊपर एक बड़ा पोर लगा होता है। ठीक है, इसको यूं समझो कि एक छोटी बॉल है, उसके ऊपर एक छोटी हाथ वाली बॉल जो हम यूज करते हैं फुट बैट बॉल के लिए, और जो दूसरी है वो बड़ी सारी फुटबॉल है। तो एक छोटी बॉल के ऊपर एक बड़ी बॉल रखी हो, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का सेक्शन होता है कि एक छोटा सा है, जो छोटा वाला पोर है वो उसके साथ क्या रिजॉल्विंग जेल, जिससे रिजॉल्व होता है, और दूसरा जो बड़ा वाला पोर है उसके ऊपर क्या है स्टैकिंग जेल, उसके बेस पर स्टैकिंग जेल। तो यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लार्ज पोर के ऊपर कौन सा जेल होता है, या जो स्मॉल पोर होता है उसके ऊपर कौन सा जेल होता है, या फिर लार्ज पोर के ऊपर स्मॉल पोर होता है या स्मॉल पोर के ऊपर लार्ज पोर होता है। तो यहाँ पर स्मॉल पोर के ऊपर लार्ज पोर होता है। स्मॉल पोर क्या है रिजॉल्विंग जेल वाला, और लार्ज पोर क्या है स्टैकिंग जेल वाला। एंड डिफरेंट बफर्स इन द जेल्स एंड इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस। अब हमने ऊपर कहा था कि हम सेम बफर यूज करें जेल के अंदर भी, सैंपल के अंदर भी, इलेक्ट्रोड रिजर्वायर के अंदर भी। यहाँ उन्होंने कहा डिफरेंट है, बफर जो है वो डिफरेंट है, जेल में डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन में डिफरेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पर डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई जो हम जेल यूज कर रहे हैं वो दो सेक्शंस में है, और वो जेल भी डिफरेंट है, जो हम वो बफर भी डिफरेंट है जो हम उस जेल के लिए यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स के जो सोल्यूशन है उनमें भी जो है वो डिफरेंट बफर्स हैं। फिर है प्रोटीन माइग्रेट क्विकली थ्रू द लार्ज पोर स्टैकिंग जेल एंड देन आर स्लोड एज दे एंटर द स्मॉल पोर रिजॉल्विंग जेल। अब देखो पोर क्या, पोर का बेसिकली क्या, कि देखो सुराख होते हैं ना। अब उन्होंने कहा कि लार्ज पोर में से बड़ी जल्दी गुजर जाती है प्रोटीन, लेकिन क्या होता है लार्ज पोर स्टैकिंग जेल के अंदर से जल्दी गुजर गई, और जैसे ही वो स्मॉल पोर में एंटर होने लगे जो कि रिजॉल्विंग जेल वाला था, उसके अंदर उसकी एंट्री जो है, उसकी जो मूवमेंट थी वो स्लो हो गई। ठीक है, द प्रोटीन stack on top of one another to form a tight band which helps improve resolution। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो स्मॉल पोर से गुजरने लगे, प्रोटीन्स थिक थी, तो वो उनकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई या वो रुकना शुरू हो गई। तो जैसे ही अब समझो रुकना शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक जैम हो गई आगे से, तो पीछे से और प्रोटीन्स आती रहेंगी, तो वो जम के एक बैंड बना देंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है इम्प्रूव होती है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इम्प्रूव होती है। उधर जाओ, चलो। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्टिंग मीडिया, ये हमारे पास था वो जो रह गया था तीसरा वाला पॉइंट। ये जो हमने पीछे बात की ना, ये इसीलिए बीच में आई थी कि ये बफर सिस्टम की टाइप्स हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो थी ना हमारी, के पहला हमारे पास क्या था पावर, दूसरा था बफर सिस्टम, ये बफर सिस्टम की आगे टाइप्स हैं, और थर्ड हमारे पास अब आ गया सपोर्टिंग मीडिया। सपोर्टिंग मीडियम क्या होता है, फिजिकल सपोर्ट है थ्रू विच द चार्ज मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड। एक फिजिकल सपोर्ट है, फिल्टर पेपर हो सकता है, कुछ जेल्स हम लगा सकते हैं जिनसे सेपरेशन हो जाए, या हम कोई ऐसा मीडियम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, कि हम जो
आयंस हैं उनमें सेपरेशन हो जाए। ज़ाहिर है आयंस, अगर फॉर एग्जांपल हमने करंट अप्लाई कराया, हमने कोई ऐसा मीडियम ही नहीं प्रोवाइड किया, हमने कोई ऐसा सपोर्टिंग मीडिया ही नहीं दिया कि आयंस जो है जब उनको करंट मिले, जब वो वाइब्रेट करें, जब उनमें कोलिजन हो और हीट प्रोड्यूस हो, तो वो अलहदा होकर जाएंगे कहाँ, अगर आप कोई मीडिया नहीं प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्टिंग मीडियम जो है वो एक फिजिकल सपोर्ट होती है जिसके थ्रू चार्ज मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं। द सपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली एज, अब ये सपोर्ट जो है वो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ चीज़ों में, कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं, इनसॉल्युबल जेल्स यूज़ कर सकते हैं एज अ लेयर बिटवीन द आइंस, थिन लेयर्स एज मीडियम फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड सैंपल, यानी कि हम कोई किसी चीज़ की कोई थिन लेयर यूज़ कर सकते हैं ताकि आइंस जो है वो सेपरेट हो जाए और एक मीडियम के तौर पे काम करे वो लेयर्स इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और सैंपल में। फिर है द सपोर्ट मटेरियल में भी टोटली इनर्ट और दे हैव अ फिजिकल इफेक्ट ऑन द सेपरेशन, कि या तो ऐसा हो कि जो हम सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम फिल्टर पेपर या जो हम जेल्स या फिर जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, या तो ऐसे हो कि वो न्यूट्रल हो, बिल्कुल इनर्ट हो, किसी के साथ जो है वो रिएक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आयन जो है वो मूव करके जाना चाह रहे हैं दूसरी साइड पर, तो वो मीडियम से क्रॉस करेंगे, अगर मीडियम ही रिएक्टिव होगा, इनर्ट नहीं होगा, तो वो तो खुद ही रिएक्ट कर जाएगा, तो आयंस पहुंचेंगे ही नहीं उधर। ठीक है, तो उसको इनर्ट होना चाहिए, दे हैव अ फिजिकल इफेक्ट ऑन सेपरेशन उनका, या फिर उनका कोई ना कोई फिजिकल इफेक्ट होता है सेपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो इट हैज़ टू प्राइमरी फंक्शन, के बेसिकली दो फंक्शन है सपोर्ट मीडिया के। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड मॉलिक्यूलर सीविंग ऑफ टेकन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इंटेंडेड टू बी सेपरेटेड। तो पहला है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है चिपक जाना, स्टिक हो जाना साथ। तो बेसिकली पहला फंक्शन क्या है कि आयंस जो है इसके साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाए। और दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूलर सीविंग ऑफ द टेकन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इंटेंडेड टू बी सेपरेटेड। मॉलिक्यूलर सीविंग, सीविंग का मतलब होता है जैसे एक रास्ता प्रोवाइड करना, एक बिल्कुल बारीक सा रास्ता प्रोवाइड करना मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूलर सीविंग यानी कि उनको एक जगह से लेकर जाना दूसरी जगह पर। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि टेकन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल उसने लिए थे, जिन आयंस ने अलहदा होना, तो सपोज करो कि इसमें एक ऐसा हो कि जो आयंस आके अडेयर हुए, चिपक गए, एब्जॉर्प्शन हो गई, उनको वो दूसरी साइड पर निकाल दें, उन्हें रास्ता दे दे कि दूसरी साइड पर चले जाओ। तो इसका कुछ इस टाइप का मीनिंग हो जाएगा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के, इलेक्ट्रोफोरेसिस की कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहली है हमारे पास, दो हैं बेसिकली, एक है हमारे पास फ्री या फिर फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरी है हमारे पास जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहली वाले की आगे दो टाइप्स है, माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस और मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये माइक्रो और मूविंग बाउंड्री जो है ये कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए इनके नाम दिए गए। पहले जो है वो माइक्रो है, इसका मतलब है इसमें जो दरमियान में मीडियम होगा, गिर गई। जो पहला है माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें यकीनन हमने कोई ना कोई माइक्रो पार्टिकल्स यूज़ किए होंगे, हमने कोई जो मीडियम यूज़ किया होगा, जो हमने बीच में लेयर लगाई होगी वो माइक्रो साइज की होगी, ताकि उसमें से पार्टिकल्स जो है वो पास हो और बड़े पार्टिकल्स ना आ जाए। फिर है मूविंग बाउंड्री पार्टिकल्स, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें बाउंड्री जो हमने बनाई होगी वो मूव करने वाली होगी। फिर है इसकी मूविंग बाउंड्री के आगे चार टाइप्स हैं। पहली है पहली है आइसोटेकोफोरेसिस, दूसरी है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, थर्ड है हमारे पास इम्यूनोफोरेसिस और लास्ट है हमारे पास कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इनमें बेसिकली आगे जाके देखते हैं, शायद दिया हो इसका कुछ। फिर हमारे पास अ, फिर हमारे पास है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन एग्जांपल में हमारे पास है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दूसरी टाइप है थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उस तरह से यहाँ पर क्योंकि दोनों सिमिलर है, थोड़े थोड़े मिलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी, तो इस तरह से टाइप्स भी तकरीबन सेम है। तो यहाँ पर है थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसीटेट। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आगे तीन टाइप है, स्टार्च जेल हो सकता है, एगरोस जेल हो सकता है, पॉली एक्रिलामाइड जेल हो सकता है। तो ये जेल की बेस पर इसके नाम है, इसकी टाइप्स हैं। और लास्ट जो है हमारे पास पॉली एक्रिलामाइड, उसके आगे दो टाइप्स हैं, नेटिव पॉली एक्रिलामाइड और नेटिव पॉली एक्रिल, दोनों ही सेम है, नेटिव पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे हमारे पास इसमें जो हमने इतनी सारी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप्स पढ़ी है ना, इनमें से हम लोग एक जो है वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम इसको कहते हैं पेज।
तो पेज इज़ अ टेक्निक यूज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इन लाइफ साइंस लेबोरेटरीज। जो लाइफ साइंसेज की लेबोरेटरीज हैं उनमें मोस्टली यही यूज़ हो रही है, पेज टेक्नोलॉजी यानी पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है। द गोल ऑफ दिस टेक्निक इज टू सेपरेट अ मिक्स्ड sample of proteins to identify and quantify single proteins from the mixture। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका गोल क्या है, इस टेक्निक को हम यूज क्यों करें, क्या फायदा है। तो इसका फायदा ये है कि मिक्स सैंपल ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स काफी सारी किस्म की होती है, उनका सैंपल होता है, उसको अलहदा करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए। क्वांटिफाई का मतलब होता है क्वांटिफाई सिंगल प्रोटीन, यानी एक प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उस मिक्सचर के अंदर, ये बात भी हमें पता लग जाती है पेज से। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज पेज टू सेपरेट डीएनए एंड आरएनए, बट प्रोटीन्स आर द मोस्ट कॉमन सैंपल टाइप। अब आपको याद होगा हम लोगों ने जब पीछे, अच्छा मैम के लिए ना मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। हम लोग पेज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पॉली एक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक टाइप है, इस टेक्निक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इस टेक्निक को हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि यूनिवर्सली यूज़ की जाती है, यानी कि ये पूरी दुनिया में लाइफ साइंस की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनमें यूज़ की जाती है। लाइफ साइंस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे मोस्टली हम लोग प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हम लोग कर क्यों रहे हैं ये टेक्निक यूज़, क्योंकि ये जो ये वाली टेक्निक है इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है, इस टेक्निक का गोल क्या है। इसका मकसद ये है कि हम लोग इसे सेपरेट कर सकते हैं प्रोटीन्स के सैंपल को। फॉर एग्जांपल, एक मिक्स प्रोटीन का सैंपल है, उसमें काफ़ी सारी किस्म की प्रोटीन्स है। आपको पता है ना, प्रोटीन्स तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो उसमें काफ़ी सारी टाइप्स की प्रोटीन्स है, जिसको हमने कहा एक मिक्स्ड सैंपल ऑफ प्रोटीन्स है। तो अब हम इसको यूज़ क्यों करें, कि हमें आइडेंटिफाई भी करेगा कि कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है इस मिक्सचर के अंदर, और उनकी अमाउंट भी बताएगा कि एक सिंगल प्रोटीन, एक तरह की जो प्रोटीन है उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है यहाँ पर इस सैंपल के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा कि हम यूज़ करते हैं पेज की टेक्निक को, हम डीएनए और आरएनए के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ हो रही है प्रोटीन को सेपरेट करने में। क्योंकि हम लोगों ने जब पीछे शुरू में इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की थी, तो हमने सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कहा था कि हम लोग इसको प्रोटीन्स के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका एक स्टैक बन जाता है, उसकी लेयर्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो हमने कहा कि हम लोग प्रोटीन्स के लिए इसको यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम इसको जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं, आरएनए डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास एक टेक्निक आ गई जिससे हम लोग प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि द स्टार्टिंग सैंपल कुड कम फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सोर्सेज सच एज पेशेंट सैंपल, होमोजेनाइज्ड टिश्यू और बैक्टीरियल कल्चर। अब उन्होंने कहा कि जो सैंपल है, ठीक है, डीएन ज़ाहिर है डीएनए आरएनए का सैंपल होगा तो वो किसी पेशेंट से ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी प्रोटीन्स की, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से आ सकती हैं। होमोजेनाइज्ड टिश्यूज़ के अंदर से भी आ सकती हैं, वो किसी बैक्टीरियल कल्चर हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, पता है ना बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हो सकता है कोई बैक्टीरियल कल्चर हो जिसके अंदर से प्रोटीन्स जो है वो निकल आए। अम्मा यहाँ की ना करें। ठीक है, फिर है पेज इज ऑफन कंबाइंड विद द टेक्निक कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, के पेज को हम लोग कंबाइन करते हैं एक टेक्निक के साथ जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या करती है, ब्लॉटिंग यूजेस एंटीबॉडीज टू बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन एंटी एजेंट एंड सो अलाउ अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल प्रोटीन विद हाई स्पेसिफिसिटी। अब इसमें उन्होंने कहा कि ब्लॉटिंग के साथ हम पेज को कंबाइन कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो टेक्निक है हम दो टेक्निक्स को मिला देते हैं। होता क्या है कि ब्लॉटिंग जो है वो यूज़ करती है एंटीबॉडीज़ को। अब आपको पता है एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीन्स के साथ जो है वो कंबाइन होती हैं। ठीक, तो अब एंटीबॉडीज़ जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लॉटिंग है वो जो एंटीबॉडीज़ को यूज़ करिए, तो ज़ाहिर है वो हर एक तरह की एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है वो देखते हैं कौन सी वाली जो है वो एंटीबॉडी आके कंबाइन हुई है प्रोटीन के साथ, तो पता चल जाता है कि कौन सी प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, दोबारा सुन ले, ब्लॉटिंग में एंटीबॉडीज यूज होती हैं। एंटीबॉडीज जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ जाके कंबाइन होती हैं। तो जब एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, हमने एक तरह की एंटीबॉडी को रिलीज किया उस मिक्सचर के अंदर और वो जाकर किसी एक तरह के प्रोटीन से कंबाइन हुई, तो हमें पता चल गया कि वो तो स्पेसिफिक से कंबाइन होती है, तो यकीनन यहाँ पर वही वाली प्रोटीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से एंटीबॉडी जाकर उसके साथ कंबाइन हुई है। एंड सो अलाउ अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल प्रोटीन विद हाई स्पेसिफिसिटी। तो जाहिर है बहुत ज़्यादा हाई इसकी स्पेसिफिसिटी थी कि उससे हमें पता लग गया कि भाई यही स्पेसिफिक यही प्रोटीन प्रेजेंट है। और ज़्यादातर चांसेस यही है कि हमारी जो प्रिडिक्शन है, जो हमने यहाँ से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया है, वो सही है। यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ पेज के, पेज की भी टाइप्स हैं। ठीक है, पेज जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप है और इस पेज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है कि यहाँ पर जो है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन टाइप जो है वो नेटिव जेल पेज है और सोडियम डोडिकाइल सल्फेट पेज है, यानी एसडीएस पेज है। नेटिव जेल पेज है और
SDS पेज है। तो हम लोग पहले बात करते हैं नेटिव जेल पेज की। नेटिव जेल पेज इज रन इन नॉन डीनेचरिंग कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशन जिनमें कंपाउंड जो है वो डीनेचर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है ये वाली टेक्निक अप्लाई की, इसकी कंडीशंस अप्लाई की और कंपाउंड डीनेचर हो गया या प्रोटीन डीनेचर हो गई। तो जब एक चीज़ डीनेचर हो जाए ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो हम लोग ये ऐसे कंपाउंड्स पर यूज़ करते हैं जिनका हमें पता हो कि ऐसी कंडीशन अगर हम अप्लाई कर भी दें तो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपाउंड डीनेचर नहीं होगा। तो हमने कहा हम तब रन करवाते हैं ये वाला मेथड जब नॉन डीनेचरिंग कंडीशंस हो, सो दैट द एनालाइट्स नेचर स्ट्रक्चर इज मेंटेन, कि एनालाइट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। द प्रोटीन स्टे इन द नेटिव कन्फर्मेशन, नेटिव कन्फर्मेशन जो उसकी कन्फर्मेशन है एक ओरिजिनली जो शुरू से उसकी है वो वही रहे, चेंज ना हो उसकी कन्फर्मेशन किसी भी एतबार से, स्टीरियोकेमिकली अगर हम उसको देखें तब भी चेंज ना हो और केमिकली भी कोई चेंज ना आए। दिस वॉज द ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये इसका ओरिजिनल मोड इलेक्ट्रोफोरेसिस का। चार्ज है, साइज है, शेप है मैक्रोमोलिक्यूल की, ये इफेक्ट कर सकते हैं सेपरेशन को। ठीक है, यानी कि जाहिर है साइज, अगर साइज चेंज होगा तो मोड ऑफ सेपरेशन भी चेंज होगा। हम लोग मीडियम जो यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं हमने जो आयन सेपरेट करने हैं उनका साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम दरमियान में लगाएंगे ना, जो पोरस सरफेस लगानी है, पोरस मीडियम लगाना है या लेयर लगानी है, कोई थिन लेयर लगानी है। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा वो तो पास ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने कहा कि यहाँ पर साइज़, उसके ऊपर जो चार्ज है वो और उसकी शेप जो है मैक्रोमोलिक्यूल की वो अफेक्ट करती है, वो असर रखती है सेपरेशन इन दिस मॉड। तो बेसिकली ये इसके फैक्टर्स हैं जिन पे नेटिव जेल पेज जो है वो डिपेंड करा। अब हमने कहा नेटिव जेल पेज जो है वो नेटिव जेल पेज जो है द बॉन्ड्स आर लेफ्ट इंटैक्ट प्रिजर्विंग द प्रोटीन्स हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। अब हमने कहा बॉन्ड्स जो है वो इंटैक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, बॉन्ड्स टूटते नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होती, बॉन्ड ब्रेकेज भी नहीं होती, बॉन्ड्स इंटैक्ट रहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है, ताकि क्यों कि बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसका वो मेंटेन रहे, उसके ऊपर कोई असर ना आए। हमने पहले ही ऊपर ही बात की कि हम नॉन डीनेचरिंग कंडीशंस यूज़ करते हैं ताकि डीनेचर ना हो जाए, ताकि कोई चेंज ना आ जाए, केमिकल चेंज ना आ जाए उसके अंदर। तो हमने कहा कंसिक्वेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द जेल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोटीन्स चार्ज। अब ये दोबारा वही बात आ गई कि जो प्रोटीन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी जेल में, कि ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होती है बाय द प्रोटीन्स चार्ज, कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज कौन सा है। अब अगर हम बात करें डिटरमाइन बाय इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो अब उन्होंने कहा कि हम डिटरमाइन, अच्छा ये एक दूसरी बात हो जाएगी, इन्फ्लुएंस बाय प्रोटीन्स चार्ज एंड द पीएच ऑफ सेपरेशन, के सेपरेशन टाइम पीएच कितनी है और प्रोटीन के ऊपर चार्ज कौन सा। ठीक है, चार्ज और पीएच पर डिपेंड करती है। अब अगर पूछे कि भाई पता कैसे लगेगा कि चार्ज क्या है, प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो उसका आंसर, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये उसका आंसर है कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज कौन सा है। तो हम ये चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देख के, अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस चल रही है उससे हमें पता लग जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। और दूसरी क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो हम कर रहे हैं उसकी, यानी कि ट्रांसलेशन होती है ना, एक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के मॉडिफिकेशंस के बाद, पोस्ट होती है बाद, प्री होती है पहले। तो ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन आई है वो हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स बताए जिनके थ्रू हम चार्ज को पता लगा सकते हैं। पहले क्या थी, अमाइनो एसिड सीक्वेंस, और दूसरी थी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आया कि इट अलाउज रिसर्चर्स टू एनालाइज प्रोटीन्स इन देयर नेचुरल और नेटिव स्टेट। अब यहाँ पर ना एक रीज़न दी गई है कि हम इसको नेटिव कहते क्यों हैं। जो हम कह रहे हैं ना नेटिव जेल पेज, तो हम इसको नेटिव कहते क्यों हैं, इसको नेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको डिटेक्ट करते हैं इसकी नेचुरल स्टेट के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने कहा इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, बॉन्ड्स फॉर्मेशन नहीं होती, बॉन्ड्स इंटेक्ट रहते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है इसको तब रन करवाते हैं जब नॉन डीनेचरिंग कंडीशंस हो। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने कहा कि हम इसको नेटिव कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। हम इसको एनालाइज करते हैं प्रोटीन्स को इन देयर natural or native state desirable when analyzing bound proteins or complexes. For example, when it is important their biological activity remains intact. अब देखो, अगर हम लोग सपोज करो माइंड में कि हम डीएनए या आरएनए की सेपरेशन करें और उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करें, अगर डीएनए और आरएनए में बॉन्ड्स ब्रेकिंग या बॉन्ड्स एडिशन हो जाती है तो क्या होगा, इससे तो नुकसान है। ठीक है, इससे तो वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाएंगे, हमें प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बॉन्ड जो है वो इंटेक्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉन डीनेचरिंग कंडीशन हम यूज़ करते हैं और इसी वजह से हम, क्योंकि प्रोटीन को हम उसके ओरिजिनल, उसके नेचुरल
जो उसकी लूप होती है उसमें उसको डिटरमाइन करते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेटिव पेज। सेकंड है हमारे पास सोडियम डोडिकाइल सल्फेट पेज, यानी कि एसडीएस पेज। इसमें हमने क्या कहा था, द एनायनिक डिटर्जेंट सोडियम डोडिकाइल सल्फेट इन combination with heat and sometimes a reducing agent is used to denature proteins prior to electrophoresis separation. Electrophoretic separation is a process known as SDS pair. अब देखो पीछे वाली में हमने क्या कहा था, उसमें इंटेक्ट होती हैं सारी चीजें, कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर हमने पहले ही कह दिया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने से पहले, आयंस को सेपरेट करने से पहले हम उसको खुद ही डीनेचर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एनायनिक डिटर्जेंट सोडियम, ये जो हमारे पास है ना सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, ये एनायनिक डिटर्जेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। ये जो है ये कम्बिनेशन विद हीट एंड समटाइम्स रिड्यूसिंग एजेंट, कभी कभी हम इसके साथ जो है सोडियम डोडिकाइल सल्फेट जो है, इसके साथ हम लोग कभी कभी हीट यूज़ करते हैं किसी मॉलिक्यूल को डीनेचर करने के लिए, और समटाइम्स एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल को या प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए। ठीक है, प्रायर टू इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने से पहले हम एसडीएस के थ्रू हीट के साथ या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो इस किस्म के इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कहते हैं एसडीएस पेज। अब हमने कहा विद एसडीएस ओनली द मॉलिक्यूलर वेट अफेक्ट द माइग्रेशन स्पीड एंड सो सैंपल सेपरेट अकॉर्डिंग टू दिस। अब हमने कहा कि हम उसको डीनेचर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल पैदा होता है, जब हमने उसको डीनेचर ही करवा दिया, वो अपने नेचुरल स्टेट के अंदर ही नहीं है, तो हम किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो हमने कहा अगर आप उसको डीनेचर करवा भी देते हो ना, तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट, हाँ मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इफेक्ट करता है माइग्रेशन स्पीड पे, और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं आइंस। तो इस वजह से कोई इशू नहीं है, अगर आप उसको डी नेचर करा दो या नेचुरल हो या डी नेचुरल हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने कहा हीट डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट होल्ड सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स व्हाइल इन रिड्यूसिंग एजेंट सच एज बीटा मेक्सा such as beta such as beta mercaptoethanol leaves disulfide bridges। अब उन्होंने कहा कि हीट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करती है, कह सकते हैं तोड़ देती है, या उनको थोड़ा सा कोई ना कोई इफेक्ट डालती है उसके ऊपर। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिनकी वजह से सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होल्ड हुए होते हैं, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स के अंदर तो कॉमन है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स बहुत कॉमन है। तो ऐसी प्रोटीन्स जिनमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को हीट जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, उनके बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर देती है उनके बॉन्ड्स को। फिर हमने कहा कि वाइल आर रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल बीटा मरकैप्टो एथेनॉल जो है हमारे पास, ये एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कर देता है, क्लीव कर देता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड यानी दो सल्फर्स के दरमियान में जो ब्रिजेस होते हैं ना, जो डाइसल्फाइड्स के दरमियान में जो ब्रिजेस होते हैं, उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्लीव कर देता है, तोड़ देता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि हीट का क्या इफेक्ट होता है, और दूसरा है कि यहाँ पर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से ब्रेक डाउन होती है। हमने ऊपर कहा ना हम डी नेचर कर देते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन डी नेचर किस तरह से होती है कि एस टी एस जो है हमारे पास डोडिकाइल सल्फेट, उसके साथ अगर हम हीट यूज़ करें तो हीट हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगी, और अगर उसके साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस तोड़ देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो अपनी असली हालत में नहीं रहेगी, डी नेचर हो जाएगी। तेरह प्रोटीन्स आर linearized and complex with SDS so that all have a similar mass to charge ratio। अब उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो एसडीएस के साथ बॉन्ड बना लेती हैं, एसडीएस के साथ लीनियराइज हो जाती हैं, कम्प्लेक्स बना लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि सिमिलर मास टू चार्ज रेशो बन जाती है। जाहिर है प्रोटीन जो है वो एसडीएस के साथ जब बना लेगी तो उनकी मास टू चार्ज रेशो सेम हो जाती है, मास भी सेम हो जाता है और चार्ज की रेशो भी सेम हो जाती है, यानी मास टू चार्ज यानी मास डिवाइडेड बाय चार्ज रेशो जो है वो सेम हो जाती है, उसकी अमाउंट सेम हो जाती है। दिस एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड चार्ज। अब क्योंकि उसकी मास टू चार्ज रेशो सेम हो गई, कम्प्लेक्स बना लिया उसने, तो क्या हुआ कि इससे वो खतरात निकल गए, वो असर खत्म हो गया। अब हमने जैसे कहा ना कि स्ट्रक्चर और चार्ज का बड़ा इफेक्ट होगा प्रोटीन पर, और प्रोटीन्स आर सेपरेटेड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अब उन्होंने कहा यहाँ से असर खत्म हो गया कि आप कहो कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, आपको साइज पे डिपेंड कर रहा है, या आपका उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर प्रोटीन्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं सोनली ऑन द basis of their molecular weight। फिर है this system was developed by Ulrich K. Limely and is typically used to separate proteins of 5 to 250 kDa to determine their molecular weight and to check purity of protein sample। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये मेथड, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मेथड को हम लोग टिपिकली यूज़ करते हैं
ऐसी प्रोटीन्स के लिए जो 5 से 250 kDa की हों, उनके मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन हो जाते हैं और उनकी प्योरिटी भी चेक हो जाती है कि एक सैंपल जो है, एक प्रोटीन का जो सैंपल है उसके अंदर कितने परसेंट प्योरिटी है और कितने परसेंट इम्प्योरिटी है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट इसकी टाइप्स थी। हाँ। हम्म, कह सकते हो। नहीं, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट बात कर रहे हैं। देखो, पहले हमने कहा कि उसके बॉन्ड्स टूट गए, या हमने बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कहा है कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये नहीं कहा कि टूट ही जाएंगे, मतलब टोटल टूटेंगे नहीं। जैसे हमने नीचे जो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस के बारे में कहा है कि क्लीव हो जाएंगे, वहां पर हमने कहा टूट जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा। लेकिन हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, कह सकते हैं कि थोड़े चेंजिंग आती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। उसके बाद जाहिर है जब हमने एस डी एस डाला है, हमारा मकसद क्या था, कम्प्लेक्स बनाना, कि एस डी एस डाल उसके साथ कम्प्लेक्स बना लिया। तो एस डी एस ने उसके जाके कम्प्लेक्स बना लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मास टू चार्ज रेशो जो है वो सिमिलर हो गई, जितनी थी उसकी उतनी ही रही। फिर क्या हुआ कि हमने मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू तो यहाँ पर सैंपल एनालाइज करना था, कि प्रोटीन एनालाइज करनी थी, कौन सी वाली प्रोटीन यूज हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है ये वाला प्रोसेस। तो हमें साइज से, चार्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर इन बेसिकली ना, मुझे जो लग रहा है कि इन दो टाइप्स के दरम्यान में डिफरेंस आएगा तुम लोगों को, तो या तो यहीं से, इन्हीं स्लाइड से ये डिफरेंस जो आ रहा है ये कर लो कि उसमें जो है वो नॉन डीनेचरिंग एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, हम कंडीशन यूज़ करते हैं। इसमें हम डीनेचरिंग कंडीशन यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो है हम लोग क्या था कि हम प्रोटीन्स वगैरह को सेपरेट करते हैं, और वो डिपेंड करती हैं चार्ज पे, साइज पे उसके, और इस तरह की दो तीन चीज़ें थी उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती हैं, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो है ना वो, यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन आ जाएंगी दोनों की एक एक पॉइंट में। फिर हम कह देंगे कि भाई यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो क्या, हीट जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, और वहाँ पर हीट का और रिड्यूसिंग एजेंट का कोई खास रोल मेरे ख्याल में नहीं है। या फिर ऐसे करो कि गूगल से इसका प्रॉपर डिफरेंस निकाल लो, उसमें शायद आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन एस डी एस पेज एंड जो है वो नेचुरल नेटिव पेज। ठीक है, तो वो आ जाएगा, तो वहाँ से डिफरेंस लाजमी कर लेना। चांसेस हैं कि इसमें से ये डिफरेंस लाजमी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डायग्राम एस डी एस पेज की। अब उसने कहा है कि लीनियराइजेशन की जो बात की थी ना, कि एस डी एस, लीनियराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पर एस डी एस पेज के, एस डी एस के लिए किस तरह से प्रोटीन जो है वो लीनियराइज होंगी, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो किस तरह से रिड्यूस होंगे, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो किस तरह से क्लीव होंगे। और एस डी एस जो है वो निगेट करी डिफरेंस मैच टू चार्ज रेशियो सो दैट प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वो बता रही है मैथ टू चार्ज रेशो में फ़र्क क्या होगा और किस तरह से सेपरेट होंगे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। अब सपोज करो ये हमारे पास जो है प्रोटीन्स ऊपर ऊपर जो हमारे पास नजर आ रही हैं, ये प्रोटीन्स हैं फोल्डेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कि प्रोटीन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। अब आपको ये जो एस एस नजर आ रहा है, ये दो जो प्रोटीन्स हैं इनके दरमियान में डाइसल्फाइड का बॉन्ड है, यानी कि एस एस बॉन्ड है। ठीक है, एक एस ने, एक प्रोटीन के एस ने दूसरे वाले के साथ बनाया हुआ था बॉन्ड, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड था। अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप इसको इसके साथ मतलब हीट को, और जो हमने क्या कौन सा वाला यूज़ की थी, रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ किया था, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे। क्या होगा, एस एस बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, और एस डी एस जो है वो विद नेगेटिव चार्ज के, अब नेगेटिव चार्ज जो है वो एस डी एस के ऊपर आ गई, जो स्काई ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं कि एस डी एस है जो हमने ऐड किया था। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो एस एस बॉन्ड जो है वो क्लीव हो गया, और एस एच अलहदा अलहदा हो गया। जरा गौर से अगर देखो ना, तो एस एस के साथ यहाँ पर सीजर दिखाई गई है, यानी कि वो काट रहा है उसको, बॉन्ड अलहदा हो गए। और क्योंकि एस की डेफिशिएंसी थी, एस के पास डेफिशिएंसी हो गई, जब बॉन्ड टूटा तो एच एच आकर इसके साथ अटैच हो गए, तो ये टोटली सेपरेट हो गई प्रोटीन्स जो थी, यानी एक प्रोटीन दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो गई। अब एस डी एस जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो अब हुआ क्या, अनफोल्डेड टू अ लीनियर स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज प्रोपोर्शनल टू द पॉलीपेप्टाइड चेन लेंथ। हुआ क्या, ये जो प्रोटीन्स थी, ये देखो इसकी लंबी लंबी सी प्रोटीन्स नजर आ रही है, येलो कलर के स्मॉल स्मॉल डॉट्स है, और उसके ऊपर ये एस डी एस जो नेगेटिव चार्ज के साथ है ये आकर अटैच हो गया। सही है, तो ये इस तरह से यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बन गया किसी किस्म का। और ये नीचे जो नजर आ रहा है ये मॉलिक्यूलर वेट मार्कर है, कि मॉलिक्यूलर वेट्स जो है वो डिफरेंस आ रहे हैं, किसी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, किसी का कितना। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिस कॉम्प्लेक्स की हमने पीछे बात की थी ना कि ये बनाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू परफॉर्म पेज, कि हम किस तरह से करते हैं, सैंपल किस तरह से प्रिपेयर होगा, ये पूरा प्रोसेस होगा किस तरह से। पीछे हमने बस एक डायग्राम बेसिक देख लिया, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सैंपल्स में भी एनी मटेरियल कंटेनिंग प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। अब हमने कहा कि सैंपल कोई भी हो सकता है जिसके अंदर प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो। दिस में भी बायोलॉजिकली डिराइव्ड, इसको बायोलॉजिकली डिराइव भी कर सकते हैं। बायोलॉजिकली डिराइव का क्या मतलब है कि हम इसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकाल सकते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स में से, टिश्यूज में से, वायरसेस वगैरह में से, ये सारे बायो के अंदर आते हैं ना, इसलिए हमने कहा कि हम इसको बायोलॉजिकली भी डिराइव कर सकते हैं प्रोटीन में से या इन्वायरमेंटल सैंपल्स के अंदर से। फिर है द सॉलिड टिश्यूज और cells are often first broken down mechanically using a blender for large sample volumes, using a homogenizer, smaller volume, biosonicator और by using cycling of high pressure। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो सॉलिड टिश्यूज होते हैं, देखो हमने प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट करना है, और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी कि एक पूरा टिश्यू है, उस पूरे टिश्यू के अंदर से आप कैसे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर एक सेल है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, उसके अंदर से आप कैसे प्रोटीन निकालोगे, जरा माइंड में तो लाओ कि पूरा आपके पास एक टिश्यू है, किस तरह से बाहर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं मैकेनिकली, किस तरह से कि हम उसके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और उस टिश्यू को तोड़ते हैं। तो ऑफन फर्स्ट ब्रोकन डाउन मैकेनिकली यूजिंग अ ब्लेंडर। मैकेनिकली किस तरह से तोड़ते हैं कि हम उसको ब्लेंडर में, ब्लेंडर थोड़े और तरह का होता है, जूसर ब्लेंडर वाला नहीं होगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल किस्म का ब्लेंडर यूज होता है। ब्लेंडर हम तब यूज करते हैं जब हमने हमारे पास लार्ज सैंपल हो। और फिर यूजिंग अ होमोजेनाइजर स्मॉल वॉल्यूम, अगर हमारे पास कम वॉल्यूम होगा किसी चीज़ का, टिश्यू का या सेल का, तो हम होमोजेनाइजर यूज कर सकते हैं। बायसोनिकेटर और बायसाइक्लिंग ऑफ हाई प्रेशर। तो ये चार चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट में आ सकते हैं कि भाई हम लोग किस तरह से टिश्यू को तोड़ते हैं। तो मैकेनिकली हम चार मेथड्स हैं, या तो हम ब्लेंडर के थ्रू तोड़ेंगे अगर लार्ज वॉल्यूम है, या तो हम होमोजेनाइजर के थ्रू तोड़ेंगे अगर स्मॉल वॉल्यूम है, या फिर हम जो है वो सोनिकेटर के थ्रू तोड़ेंगे, या फिर हम जो है वो साइक्लिंग ऑफ हाई प्रेशर, बल्कि आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े, साइक्लोन्स होते हैं, उसके अंदर डाल के हम लोग हाई प्रेशर यूज़ करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वो प्रेशर की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये चार मेथड्स हैं, इनको हाईलाइट कर लो। अ कम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल टेक्निक्स। अब हमने कहा कि हम बायोकेमिकल और मैकेनिकल टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में भी यूज टू सेपरेट डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनेलिज प्रायर टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब सपोज करें आपने पहला काम तो आपने किया कि भाई आपने सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, आपने कहीं से भी लिया, सपोज आपने कोई टिश्यूज या सेल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आपने क्या कहा कि आपने सॉलिड टिश्यूज और सेल्स जो लिए थे उनको आपने मैकेनिकली ब्रेक किया, तोड़ दिया आपने, दूसरा काम हो गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर आपने टिश्यूज तोड़ लिए तो क्या आसानी से प्रोटीन बाहर आके आपको मिल जाएगी? नहीं, अभी भी कुछ मेथड्स जो है वो ज़रूरी हैं, जैसे फिल्ट्रेशन आप करें, उसमें से सेपरेशन करें, सेंट्रीफ्यूगेशन करें। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने का और फिल्ट्रेशन करने का मेन मकसद ये है कि सेपरेट हो जाएंगे सेल्स, जो है उनके कंपार्टमेंट्स और ऑर्गेनेलीज वगैरह जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले ही। अब है द सैंपल टू एनालाइज इज ऑप्शनली मिक्स विद अ केमिकल डीनेचुरेंट इफ सो डिजायर्ड, यूजुअली एसटीएस फॉर प्रोटीन्स और यूरिया फॉर न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर एक और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या एक और एमसीक्यूज आया कि उन्होंने कहा कि आप सैंपल को एनालाइज करने के लिए ना उसको मिक्स करते हैं किसी केमिकल डीनेचुरेंट के साथ। अब अभी ये क्या चीज़ है केमिकल डीनेचुरेंट? ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कंपाउंड को, जो कि आपकी प्रोटीन को डीनेचर कर दे। अब दो एमसीक्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, क्या है? अगर आप बात करो प्रोटीन की, कि आपने प्रोटीन का सैंपल लिया है तो आप उसमें ऐड करोगे एसडीएस, ठीक है, जो कि है एक केमिकल डीनेचुरेंट। उसके बाद अगर आप बात करो न्यूक्लिक एसिड की, कि आपने यहाँ पर प्रोटीन नहीं लिया, आपने डीएनए या आरएनए में से कोई चीज़ ली है, या आपने डीएनए आरएनए का मिक्सचर लिया है, तो फिर आप उसमें ऐड करोगे यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पर डीनेचुरेंट डिफरेंट है, अगर आप प्रोटीन्स की बात करो तो एसडीएस, और अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करो तो यूरिया। फिर है एसडीएस की बात करते हैं कि एसडीएस क्या चीज़ है, तो हमने कहा एसडीएस इज एन एनायनिक डिटर्जेंट दैट डीनेचर्स सेकेंडरी एंड नॉन डाइसल्फाइड linked tertiary structures and additionally applies a negative charge to each protein in proportion to its mass। अब देखो उन्होंने कहा कि जो एसडीएस होता है ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये डीनेचर कर देता है सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन्स को, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। तो हमने कहा कि एडिशनली क्या करता है, ये चार्ज प्रोवाइड करता है प्रोटीन को उसके मैस के अकॉर्डिंग, जितना उसका मैस होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने पीछे देखा था एसडीएस के साथ नेगेटिव चार्जेस थे, एसडीएस ने नेगेटिव चार्ज असाइन कर दिया प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स की सरफेस के ऊपर आके अटैच हो गया था और इसने कम्प्लेक्स बनाया था। अब हमने कहा यूरिया ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब एसडीएस तो हम तब बात करें ना जब प्रोटीन है, अगर हम यूरिया की बात करें, हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो हमने कहा यूरिया किस तरह से एक्ट करेगा, यूरिया ब्रेक कर देगा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को,
बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेस पेयर्स आपको पता है एडेनिन और थायामीन, ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये बेस पेयर्स होते हैं, इनके दरमियान के बॉन्ड्स तोड़ देगा। जब इनके दरमियान के बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो भी होगा, डीएनए या आरएनए, ये सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल ही अलहदा हो जाएंगे। कॉजिंग द कंस्टिट्यूएंट स्ट्रैंड्स टू सेपरेट, जो स्ट्रैंड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। तो बेसिकली सैम्पल प्रिपरेशन में हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखो, कुछ कुछ चीज़ें याद करने वाले वो याद रखो। सैम्पल प्रिपरेशन में हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले सैंपल लेंगे, फिर हम उसके टिश्यूज़ को या सेल्स को मैकेनिकली तोड़ने के लिए उन्हें 4 किस्म के मेथड्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो फिल्ट्रेशन करेंगे या फिर सेंट्रिफिकेशन करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे उसे एक ऐसे कंपाउंड के साथ, ऐसे केमिकल डीनेचरेंट के साथ जो कि उसको डीनेचर कर दे। और ये केमिकल डीनेचरेंट जो है वो प्रोटीन के लिए और आरएनए डीएनए के लिए डिफरेंट है। एसडीएस होगा अगर हम यूज़ करेंगे प्रोटीन के लिए, और यूरिया होगा अगर हम यूज़ करेंगे आरएनए या डीएनए के लिए। अब आ गया नेक्स्ट हमारा कि सैंपल प्रिपरेशन हो गई। इसमें देखें डायग्राम के अंदर आपको कैसे नज़र आ रहा है ये। हमने सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, उसे हम लोगों ने जो है वो प्रोसेस किया, उसके बाद हमने एसडीएस को ऐड किया। ठीक है, आगे है जो हमारे पास ये जो मेथड है बेसिकली, इसमें हम लोगों ने जो है वो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है उसको ऐड किया। सैंपल जो है वो बफर, हमने कहा था ना हम लोग इलेक्ट्रोफोर, आगे वाला जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले, ये जैसे हमने कहा था कि हम बफर यूज़ करते हैं ताकि पीएच मेंटेन रहे। उसके बाद हमने माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, तो सोर्स टिश्यू जो है हमने यहाँ पर ऐड किया। अब देखो हमने कितना कुछ प्रोसेस करके फिर जाके सोर्स टिश्यू ऐड किया। जो हमने टिश्यू ऐड करना था जिसमें से प्रोटीन थी वो हमने कहाँ जाके ऐड किया, फिर हमने उसको हीट प्रोवाइड की। अब आपको याद होगा हमने भी पीछे पढ़ा कि हीट क्या करेगी उसको, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, बल्कि मेरे ख्याल में हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर देगी, डिस्टॉर्ट कर देगी। ठीक है, डिस्टर्ब कर देगी। उसके बाद हमने वॉर्टेक्स में उसको ऐड किया और ये हमारे पास आ गया सैंपल, हमारे पास आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि इन एडिशन टू एसडीएस प्रोटीन में ऑप्शनली बी ब्रीफली हीटेड टू नियर बॉइलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज डायथायोल डायथायोल नहीं सॉरी डायथायोट्राइटोल, तो ये होगा डीआईटी। उन्होंने कहा कि हम लोग एसडीएस के अलावा प्रोटीन्स को ऑप्शनली ऐसे कर सकते हैं कि हीट करें नियर बॉइलिंग, कि बॉयल होने नहीं देना लेकिन बॉइलिंग से पीछे तक उसको हीट करना है, कि यानी बॉयल ना हो लेकिन हीट हो जाए अच्छी तरह इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग एस डी एस ना ऐड करें, ठीक है, तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, हम उसको हीट करें और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसको बॉयल होने से पहले पहले तक हीट करें। रिड्यूसिंग एजेंट्स आगे 2 एग्जांपल्स बताई गई हैं, इनकी प्रेजेंस में आप इसको हीट कर सकते हैं। इट फर्दर डी नेचर द प्रोटीन, तो इससे क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो फर्दर डी नेचर हो जाएगी, मजीद डी नेचर हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग डाइसल्फाइड लिंकेजेस, कि डाइसल्फाइड लिंकेजेस टूट जाएंगे, वो जो एस एस लिंकेज थे प्रोटीन्स के दरमियान में वो टूट जाएंगे, दस ओवरकमिंग सम फॉर्म्स ऑफ टर्शियरी प्रोटीन फोल्डिंग। तो क्या होगा, टर्शियरी प्रोटीन फोल्डिंग जो थी वो खत्म हो जाएगी और क्वाaternary प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक अप हो जाएगा। दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग एसडीएस पेज। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि किस तरह से रिड्यूस हो रहा है एसडीएस पेज, और इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एसडीएस पेज। यानी कि हम एसडीएस पेज को रिड्यूस कर रहे हैं, एसएस बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, प्रोटीन्स को डी नेचर कर रहे हैं। किस तरह से ये प्रोसेस होगा, दिस इज नोन एज एसडीएस पेज। ये सारे यहाँ पर बता दिया गया। ये भी आ सकता है डायग्राम में लेकिन इसके इतने चांसेस मुझे नहीं लग रहे। ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड थी ना अगली, हाँ। हाउ टू परफॉर्म पेज, फिर आ गया सैम्पल प्रिपरेशन दोबारा से। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अ ट्रैकिंग डाई में बी एडिड टू द सोल्यूशन, एक ट्रैक करने वाली डाई हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम ट्रैक क्यों करें, कि हम देख सकें हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हमारा प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। दिस typically has a higher electrophoretic mobility than the analytes to allow the experimenter to track the progress of the solution through the gel during the electrophoretic run। अब उन्होंने कहा इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम हायर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है उसकी, यानी कि जो चीज़ हम यूज़ करें, जो ट्रैकिंग डाई हमने डाली है उसकी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, यानी जो मूवमेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दरमियान जो वो मूव कर रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनालाइट्स। क्यों, कि ताकि ट्रैक कर सके वो, जाहिर है। इसके एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक इंसान है जो माशरे में या जो सोसाइटी में या लोगों के घर में भागा फिर रहा है। क्यों, ताकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, उसे ज़्यादा गॉसिप्स करने के लिए ज़्यादा बातें मिले, उसे खबर पहुंचाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मिले। तो जाहिर है इस तरह से ये जो हम लोगों ने ट्रैकिंग डाई डाली है इसका बेसिकली काम क्या है, अगर ये जाकर एक जगह पर बैठ जाएगा तो इसे क्या पता कौन सा रिएक्शन कहाँ तक पहुंचा है, कितना रहता है, कितना टाइम, या जो भी मालूमात होती होगी। ठीक है, तो ये ट्रैक करना है इसका काम है, तो ये घूमता रहेगा, इसकी मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दरमियान में वो ज़्यादा होगी। ठीक है, एनालाइट से भी ज़्यादा होगी ताकि ये
ट्रैक कर सके प्रोग्रेस ऑफ द सोल्यूशन थ्रू द जेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेटिक रन। इलेक्ट्रोफोरेटिक रन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक के प्रोसेस के दरमियान में। इट फर्दर डीनेचर द प्रोटीन बाय रिड्यूसिंग डाइसल्फाइड लिंकेजेस। अब जो ट्रैकिंग डाई हमने डाला वो डीनेचर कर रहा है प्रोटीन को, उसके डाइसल्फाइड लिंकेजेस को तोड़ रहा है, ओवरकम सम फॉर्म्स ऑफ टर्शियरी प्रोटीन फोल्डिंग एंड ये पीछे वाली डेफिनेशन बताई गई है, उसमें हमारे पास है कि रिड्यूसिंग एसडीएस पेज इसको हम कहते हैं। फिर है कि पेज प्रिपेयर कैसे करें, यानी कि सारा होगा किस तरह। द जेल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एक्रिल अमाइड NN methylene bisaccharylamide, the optional denaturant SDS और यूरिया एंड अ बफर विद एन एडजस्टेड पीएच। अब उनने कहा जो जेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अंदर हमारे पास एक्रिल अमाइड NN मिथाइलिन बाइसैक्रिल अमाइड है। उसके अंदर दूसरी चीज़ है जो हमने यूज़ किया है ऑप्शनल डीनेचरेंट। ऑप्शनल क्यों कहा, क्योंकि हमें नहीं पता सैंपल कौन सा है। अगर प्रोटीन होगी तो एसडीएस यूज़ करेंगे, अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो यूरिया यूज़ करेंगे। उसके बाद है ना बफर विद एन एडजस्टेड पीएच, और एक बफर है जिसकी पीएच हमने एडजस्ट कर दी और उसको कहा आपने इतनी ही पीएच रखनी है, सोल्यूशन की पीएच बढ़ने नहीं देनी। उसके बाद है द सोल्यूशन में बी डीगैस्ड अंडर अ वैक्यूम टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। डीगैस्ड यानी कि सोल्यूशन के अंदर हम सारी गैस को बाहर निकाल दें, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और इसको एक इस प्रोसेस को एक वैक्यूम में करवाएं ताकि क्या हो कि एयर बबल्स ना बने, पॉलीमराइजेशन के दरमियान में एयर बबल्स की प्रोडक्शन ना होना शुरू हो जाए। Butanol may be added to the dissolving gel after it is poured as butanol remove bubbles and make the surface smooth। हो सकता है कि हम लोग रिजॉल्विंग जेल के साथ जो है वो ब्यूटानॉल ऐड कर दें जब हम उसको पोर करें, ताकि क्योंकि ब्यूटानॉल जो है वो बबल्स को रिमूव कर देता है और सरफेस जो है वो स्मूथ बन जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास आया रोल ऑफ ब्यूटानॉल। नेक्स्ट स्टेप कि the reaction is a free radical vinyl addition polymerization usually carried out with ammonium persulfate as the initiator and aniline tetramethylethylene diamine as the catalyst या फिर as the accelerator। अब उन्होंने कहा कि रिएक्शन जो है बेसिकली इसका नाम है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन या फिर हम इसको विनाइल एडिशन पॉलीमराइजेशन। दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगा या फिर विनाइल एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम इसको कह सकते हैं। तो ये कैरिड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये हमारे पास अमोनियम परसल्फेट जो है वो यूज़ हो रहा है एज एन इनिशिएटर, और टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमाइन जो है वो यूज़ हो रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो ये दो नाम याद कर लेना लाजमी से, इनकी एब्रिविएशन के थ्रू भी इनके नाम याद कर लेना, हो सकता है एब्रिविएशन देखे पूछे इसका नाम क्या है। तो the reaction process starts off with the acceleration of the initiator molecule by the catalyst accelerate the APS molecules। अब उन्होंने क्या कहा कि रिएक्शन शुरू कैसे होगा, प्रोसेस शुरू कैसे होगा। प्रोसेस शुरू होगा जब इनिशिएटर जो है वो एक्सेलरेट करेगा मॉलिक्यूल्स को, और कैटलिस्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा एपीएस मॉलिक्यूल्स को। हम्म। अच्छा। आया नहीं है उसका, रिक्वेस्ट नहीं आई हुई उसकी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिएक्शन प्रोसेस जो है वो तब शुरू होगा जब इनिशिएटर जो है वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इनिशिएटर कौन सा है हमारे पास, बेसिकली इनिशिएटर है एपीएस, यानी कि अमोनियम परसल्फेट इनिशिएटर है हमारे पास, और ये क्या करेगा, कैटलिस्ट एक्सेलरेट द एपीएस मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट कौन सा है हमारे पास, टीईएमईडी है, ये एक्सेलरेट करेगा इनिशिएटर के मॉलिक्यूल्स, और इनिशिएटर जो है वो एक्सेलरेट करेगा द प्रोसेस। ठीक है, शुरू कैसे हो रहा है, कैटलिस्ट स्टार्ट करा रिएक्शन को, कैटलिस्ट इनिशिएट करा एपीएस मॉलिक्यूल्स को। एपीएस क्या है, इनिशिएटर है, इनिशिएटर फिर आगे एक्सेलरेट करा है पूरे रिएक्शन को, स्टार्ट करा है। द स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ द इनिशिएटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। अब क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद ना, जैसे ही वो एक्सेलरेट करेगा ना मॉलिक्यूल्स को, तो इनिशिएटर का जो मॉलिक्यूल है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब हम बात करते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, सेल्फ डिकम्पोजिशन की, तो हम यूज़ करते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी इनिशिएटर मॉलिक्यूल की, ताकि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तुम लोगों ने ना पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ी, वरना हम लोगों का तो, मेरा तो पूरा सब्जेक्ट था पॉलीमराइजेशन का, तो हमने ये पढ़ा है ये सारा कुछ कि किस तरह से रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से इनिशिएट होगा। इनिशिएटर जो है वो बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो रेडिकल प्रोड्यूस करता है और रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प आउट करता है। ज़ाहिर है रेडिकल प्रोड्यूस होगा। अब फिर आपको पता है कि जब रेडिकल प्रोड्यूस होता है तो फिर एक चेन रिएक्शन चलता है। तो इसी तरह से जब एक रेडिकल प्रोड्यूस होता है, इनिशिएटर उसको प्रोड्यूस करके रिएक्शन में इंसर्ट करता है, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और फिर इसी तरह से पॉलीमराइजेशन होती है। तो यहाँ पर उसी इनिशिएटर की बात हो रही है कि इनिशिएटर जो है वो
क्या करेगा, कैटलिस्ट जैसे उसको एक्सेलरेट करेगा, इनिशिएटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, जब डिकम्पोजिशन होगी इनिशिएटर मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल इनिशिएट करेगा जो एपीएस है उसके मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू रेडिकल। जैसे ही रेडिकल में शुरू होंगे, रेडिकल जाके रिएक्शन को स्टार्ट करवा देगा। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स बीइंग अनस्टेबल रिमेन डिसकंटेंट टू बी अलोन एंड स्टिल वांट टू बी पेयर्ड। अब क्योंकि हमें पता है रेडिकल जो है वो कोई स्टेबल चीज़ नहीं है, अनस्टेबल होता है रेडिकल, और वो डिस्कम्फर्ट रहेगा जब तक वो अलहदा रहेगा, वो फौरन रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, इसीलिए रेडिकल रिएक्शन जो होते हैं, रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा होता है। रेडिकल्स जो है वो सिंगल नहीं रह सकते, उन्हें होता है हम जल्दी से पेयर पेयर करें, किसी के साथ पेयर करें, किसी से बॉन्ड बनाए। तो उस तरह से यहाँ पर रेडिकल ने इनिशिएट किया इस प्रोसेस को, और वो रिएक्शन तेजी से शुरू होने लगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि अनस्टेबल था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज अ सिग्मा बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होल्ड securely, and the pi bond in which the electron pair is more loosely held and thus can be very easily attacked। अब ना यहाँ पर क्योंकि थ्योरी लिखी हुई है ना, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने माइंड में खुद ही बनाना पड़ेगा। एक समझो अल्कीन है, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, जैसे अल्कीन होती है, सिंपल सबसे सिंपल अल्कीन सोचो जो हमारे पास इथीन होती है। इथीन के बारे में सोचो, इथीन है, एक फ्री रेडिकल आया उसके पास, या कोई भी चीज़ आई है, जब भी इथीन में कोई एडिशन रिएक्शन होना इजीली हो जाता है, ऐसे ही है ना। अब होगा क्या, होगा ये कि जो रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, सपोज करो वो अल्कीन के ऊपर जाके अटैक करता है, अल्कीन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वो रेडिकल जो है वो एक कार्बन के अंदर अटैच हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ, दूसरे कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जब वो डेफिशिएंसी आएगी तो वो रिएक्शन यहाँ से इनिशिएट होना शुरू हुआ, और मॉलिक्यूल आएगा वो उसके अटैच होगा, वहाँ पर फिर रेडिकल प्रोड्यूस होगा, फिर रेडिकल एक और निकल आएगा और वो बनेगा, और सात मॉलिक्यूल जो है वो एक चेन की फॉर्म में रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है उसमें से सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, और वो इजी नहीं होता कि उस पर जाके अटैक करो और वो टूट जाएगा आराम से। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और वो तोड़ना आसान होता है, तो जब रेडिकल आएगा तो जो बॉन्ड टूटेगा वो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड तोड़ के रेडिकल उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कि इसीलिए जो फ्री रेडिकल होता है वो यूज करता है या अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर से वो पाई बॉन्ड को तोड़ता है मोनोमर के अंदर से। और ये डबल बॉन्ड वाली क्या चीज़ है, ये मोनोमर है जिसके थ्रू पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होनी है, एज वेल एज इन क्रॉस लिंकर टू फॉर्म अ मोर स्टेबल बॉन्ड विद द कार्बन एटम। इसी तरह से क्रॉस लिंकर के अंदर भी ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कार्बन एटम से। द अदर इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द सेकंड कार्बन एटम, दूसरे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे वो दूसरे कार्बन एटम के पास चले जाएंगे, टर्निंग द होल मॉलिक्यूल इनटू अनदर रेडिकल, कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एक रेडिकल बन जाएगा। क्यों, कि रेडिकल जो है, अब देखो आर तो जो भी था इनिशिएटर हमारा, उसके मॉलिक्यूल तो आके अटैच हो गए मोनोमर के साथ, एक कार्बन तो सेटिस्फाई होगी उसकी वैलेंसी, लेकिन दूसरे के पास तो बच गई ना, डेफिशिएंसी आ गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो गए, अब वो बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, आर तो आके लग गया, इनिशिएटर तो मॉलिक्यूल के साथ आके लग गया मोनोमर के साथ, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर एक रेडिकल का साइन आ गया, उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, उसके पास रिएक्ट करने के लिए एक वजह आ गई। ठीक है, तो फिर हमारे पास द मोनोमर क्रॉस लिंकर बेस्ड फ्री रेडिकल रिएक्ट विद मोनोमर या क्रॉस लिंकर बेस्ड फ्री रेडिकल। मोनोमर जो है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस लिंकर बेस्ड फ्री रेडिकल, यानी कि जिसके साथ इनिशिएटर ने आके लिंक किया और अब वो एक मोनोमर की अब वो एक रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर गया, उसकी बात हो रही है कि वो एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक नया विनाइल मोनोमर लेगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल वो नहीं होते विनाइल क्लोराइड होता है, जिस तरह से क्लोरीन लगा होता है जिसमें। ठीक है, तो उस तरह का एक मोनोमर होगा, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और दोबारा इस तरह से एक चेन रिएक्शन इनिशिएट हो तो गया, वो चलता जाएगा, एक रेडिकल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मेरे ख्याल में आगे शायद आए कि हम इसको फिर किस तरह से रोकते हैं, टर्मिनेशन का प्रोसेस आए। When this reaction take place over and over again, the addition of more and more monomer cross-linker molecules to the growing chain take place. This process is called propagation। अब आपको पता है इनिशिएशन हो गई, पहले इनिशिएशन वो थी जो पिछला वाला पेज था जिसमें इनिशिएटर ने आके रिएक्शन स्टार्ट किया था, ये हमारे पास प्रोपागेशन, इसके अंदर चेन जो है वो एक्सटेंड हो रही है, एक मोनोमर से दूसरा आके अटैच हुआ, दो मोनोमर बन गए, फिर एक रेडिकल बना उस मोनोमर के ऊपर, फिर एक और आके अटैच हुआ मोनोमर, तीन मोनोमर हो गए, फिर लेकिन रेडिकल बना, उसकी वजह से उसने जाके एक और नए विनाइल से रिएक्ट किया, विनाइल मोनोमर के साथ, इस तरह से ये रिएक्ट करता गया करता गया करता गया और एक लंबी चेन बन गई। अब जब एक लंबी चेन बन गई है तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ये हुई है प्रोपागेशन। मोनोमर यूनिट्स प्रोड्यूस। हम्म। हम्म।
हुँ। कहाँ से देख रही हो तुम सेकंड सेकंड कहाँ से देख रही हो? पीछे हो? पीछे वाली स्लाइड पे हो? The other electron returns to the second carbon atom turning the whole molecule into radical। देखो ना, अब देखो एक डेफिशिएंसी आई थी ना, पाई बॉन्ड तोड़ने से डेफिशिएंसी आई थी। अब जब रेडिकल आया है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया जो बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, ठीक है? तो उसने बॉन्ड बना लिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो गए साथ वाले कार्बन पे, तो पूरा जो कार्बन बचा था जिसके पास डेफिशिएंसी के लिए पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, उस पर भी रेडिकल बन गया पूरा, ठीक है? यानी जो रेडिकल आया है वो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ठीक है? उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसने बॉन्ड बना लिया, कार्बन के पास जो था उसने साथ वाले को दे दिया। अब पता है ना कि जब एक एक जगह पर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो साथ वाला हेल्प करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? हम लोग यही कहते हैं ना टर्शरी क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि टर्शरी के साइड्स पर जो कार्बन लगे होते हैं, जब टर्शरी कार्बो के टाइम बनता है यानी उस पर पॉजिटिव साइन आता है, उस पर डेफिशिएंसी आती है, तो साथ वाले कार्बन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो टर्शरी इसीलिए, हाँ, तो बल्कि लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी साथ लगे हैं ना, तो जो कार्बन है उसका तो बॉन्ड बन गया, उसकी डेफिशिएंसी तो पूरी हो गई, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, जो सेकंड कार्बन एटम है उसके पास चला गया जो इलेक्ट्रॉन बच गया था। एक इलेक्ट्रॉन, अब जब पाई बॉन्ड टूटा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक-एक कार्बन के पास चला गया, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे कार्बन के पास चला गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर रेडिकल बन गया। अब उसके पास रेडिकल आ गया है, तो वो जाके एक और नए विनाइल मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, उसका डबल बॉन्ड तोड़वा के उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जब वो उसका डबल बॉन्ड तोड़वा के उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, वहां पर भी दूसरे कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई, उसके ऊपर फिर रेडिकल बन जाएगा, फिर वो जाके एक और विनाइल मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, इसी तरह से चेन जो है वो इनिशिएट तो हो गई है, वो शुरू रहेगी, तो ये प्रोसेस जो है वो प्रोपगेशन कहलाता है। समझ आइए, यहाँ उन्होंने कहा कि जो नहीं स्टेबल, स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल तो हो नहीं सकता। एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो है वो फ्री रेडिकल जो आया है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा कार्बन, और दूसरे के पास तो उसका इलेक्ट्रॉन बचा है ना, जो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, अपना डेफिशिएंसी नहीं आई, तो वहाँ रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फिर the monomer units produce linear strings that are cross-linked by the cross-linker with random interconnections to produce three-dimensional network exhibiting characteristics porosity। अब उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूलर यूनिट्स हैं वो एक लीनियर स्ट्रिंग बना लेंगे, जाहिर है मोनोमर जब मिल रहे हैं आपस में एक लंबी चेन बन रही है, तो हमने उस चेन को कहा लीनियर स्ट्रिंग्स है ये, दैट आर क्रॉस लिंक्ड बाय द क्रॉस लिंकर विद रैंडम इंटरकनेक्शंस के, जो कि क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक का मतलब है एक लीनियर चेन थी, एक लीनियर स्ट्रिंग बनी थी मोनोमर्स की, लेकिन कुछ मोनोमर्स या कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से आके अटैच हुए। जब वो नीचे से आके अटैच हुए किसी और मॉलिक्यूल से, तो वहां पर एक क्रॉस लिंकेज हो गई, ठीक है? क्रॉस लिंकेज जो है वो ये नहीं है कि वो है, कह सकते हैं यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर जो है वो रैंडम है, यानी कि कहीं पर क्रॉस लिंक हो रहा है 2 कार्बन के बाद, कहीं 4 कार्बन के बाद, लेकिन 2 या 4 के बाद नीचे एक ब्रांच टाइप बनी हुई है, क्रॉस लिंकेज है ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो रैंडम इंटरकनेक्शन है जो कि 3 डायमेंशन नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्रोड्यूस होगा ना, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पोरोसिटी, उनमें पोरोसिटी जो है वो पोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, उनमें पोर्स बन जाएंगे, ठीक है? तो उनकी करेक्ट एग्जिबिट जिसकी वजह से उसमें पोरोसिटी आ रही है, वो क्या रीजन है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो नीचे से आके क्रॉस लिंक कर रहे हैं, जब वो क्रॉस लिंक कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर पोरोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमारे पास आगे एग्जांपल एक अदद, अब देखना यहाँ पर जरा, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स वैसे एग्जांपल है लेकिन समझ आ जाएगी फिर भी। Once a chain has been initiated, the chain propagate until there are no more monomers leaving polymerization or until the termination occur। अब उन्होंने कहा एक बार चेन को आपने इनिशिएट कर दिया, एक बार रिएक्शन शुरू हो गया, अब ये चलता रहेगा, चेन प्रोपागेट होती रहेगी, कब तक? जब तक या तो मोनोमर्स खत्म हो जाए, या फिर लिविंग पॉलीमर्स बनना बंद हो जाए, या फिर टर्मिनेशन हो जाए, ठीक है? 3 चीजें, या तो मोनोमर्स खत्म हो जाए, या फिर लिविंग पॉलीमराइजेशन का मैं मतलब बताती हूँ क्या होता है, या फिर टर्मिनेशन हो जाए। टर्मिनेशन का मतलब है हम कोई ऐसी चीज ऐड कर दें जो रिएक्शन को स्टॉप कर दे,
ठीक है, जो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर दे जिसकी वजह से रेडिकल फॉर्मेशन ना हो। और लिविंग पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है? लिविंग पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि अगर आप कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप टर्मिनेशन के लिए ना मॉलिक्यूल ऐड करते हो, कर दिया आपने मॉलिक्यूल ऐड। अब उसके फॉर एग्जांपल सपोज करो माइंड में कि अल्कीन की ना एक पॉलीमराइजेशन होती आ रही थी, ठीक है, पॉली अल्कीन आ रहा था। अब क्या हुआ, पॉलीथीन बन गई जिस तरह से। अब आपने टर्मिनेशन के लिए ना एक, टर्मिनेशन के लिए ना हम लोग वो सेम मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं। अब आपने एक अल्कीन डाल दी, ठीक है, एक इथीन डाल दी उसमें। इथीन ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, और चेन जो है वो स्टॉप हो गई, कोई रेडिकल फॉर्मेशन नहीं हुई। जो बड़ी ही वाली चेन हमारी प्रोपगेशन से बनती आ रही थी ना, वो रुक गई अब। ठीक है, वो तो रुक गई, लेकिन अब ये तो सोचो कि जिसने हाइड्रोजन डोनेट किया है, जो नया इथीन आया था, उसके ऊपर तो रेडिकल बन गया, उसने एक हाइड्रोजन दे दिया, उसके बाद डेफिशिएंसी उसके ऊपर रेडिकल बन गया। तो वहां से अब चेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की पॉलीमराइजेशन या इस तरह का पॉलीमर जो नया बना है उसको हम कहते हैं लिविंग पॉलीमर। यानी कि एक डेड पॉलीमर बना और एक लिविंग पॉलीमर। डेड पॉलीमराइजेशन चेन वो थी जो ग्रो कर रही थी और हमने उसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर कराया और वो चेन जो है वो ग्रो होना बंद हो गई, तो हमने कहा ये डेड पॉलीमर है, कि अब ये पॉलीमर जो है वो डेड हो गया, खत्म हो गया, बन गया, इतना ही बनना था। लिविंग पॉलीमराइजेशन तब हुई जब जिसने प्रोटॉन डोनेट किया, जिसने कंपाउंड को डोनेट किया, मॉलिक्यूल डोनेट किया, उसको तो स्टॉप कर दिया, उसकी तो चेन जो है वो रुक गई। लेकिन क्या हुआ कि साथ एक और कंपाउंड आ गया, साथ जो कंपाउंड जिसने हाइड्रोजन डोनेट किया था वो खुद एक रेडिकल बन के उसने चेन की इनिशिएशन की और प्रोपगेशन शुरू हो गई। समझ आई? तो इस तरह की पॉलीमराइजेशन जिसमें एक डेड पॉलीमर बने और एक लिविंग पॉलीमर बने, उसे हम कहते हैं लिविंग पॉलीमराइजेशन, कि वो रुकी नहीं है। कह सकते हैं ना, माइंड में सोचो कि भाई पॉलीमराइजेशन तो रुक गई, पॉलीमराइजेशन तो नहीं रुकी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल आपने पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए डाला था, जो टर्मिनेशन के लिए डाला था, उसने हाइड्रोजन डोनेट करके एक डेड पॉलीमर तो बनाया, लेकिन वो इज इट सेल्फ क्या बन गया, लिविंग पॉलीमर। ठीक है, लिविंग पॉलीमर का मतलब है कि वो जिंदा है और अभी वो मजीद पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोपागेशन करेगा। सही है, अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमारे पास एक मोनोमर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो मोनोमर प्रेजेंट है ये आपको सामने नजर आ रहा है कि इनिशिएटर और नीचे जो है वो क्रॉस लिंकर है। ठीक है, क्रॉस लिंकर क्या करेगा, नीचे से जाके अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा साथ, ये लिंक करेगा डिफरेंट चेन्स को, मोनोमर की जो चेन थे ना उनकी डिफरेंट चेन को लिंक करेगा। और साथ हमारे पास इनिशिएटर। ठीक है, इनिशिएटर क्या था, अमोनियम परसल्फेट, तो ये हमारे पास है एपीएस, और नीचे हमारे पास है कैटलिस्ट। ये तीन चार चीजें हमने इकट्ठी ले ली, मोनोमर ले लिया, क्रॉस लिंकर ले लिया, एपीएस ले लिया और कैटलिस्ट ले लिया, ये चारों चीजें ले लिया। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा। सपोज करो माइंड में जो कार्बन के पीछे जो स्पाइरल सी शेप लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि कार्बन के पीछे खासे मोनोमर्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है और इसके अंदर खासी लंबी चेन लग सकती है पीछे, तो कार्बन जो है वो रिएक्ट करता जाएगा साथ साथ। अब हुआ क्या, मोनोमर था हमारे पास, बेसिकली मोनोमर, और नीचे जो है हमारे पास ये डबल बॉन्ड वाला मोनोमर है, ऊपर हमारे पास चेन शुरू हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास चेन शुरू हुई है, ये नजर आ रहे हैं कि आगे जो देखो ये ब्लैक कलर में जो आर नजर आ रहे हैं ना, ये है हमारे पास चेन, जो मोनोमर की चेन चल रही थी, जिसको हमने ना प्रॉपर लिखा नहीं है, हमने नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये डबल बॉन्ड वाला, इसको हमने दिखा दिया। डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड टूट के मॉलिक्यूल की चेन जो है वो आगे से आगे बनती गई। अब ये बहुत सारे, अब देखो एक मोनोमर में एक आर था, अब अगर यहाँ के आर गिन लो ना इस चेन के, तो पता लग जाएगा कि कितने मोनोमर्स ने प्रोपागेशन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर बॉन्ड बनाया और एक पॉलीमर बनाया। अब ये डिफरेंट किस्म की चेन्स है, तीन तरह की चेन्स है, तीन चेन्स है ब्लैक। अब दरमियान में जो क्रॉस लिंकर है इसने आके क्या किया, ऊपर से भी बॉन्ड बना लिया, ऊपर वाले मोनोमर पॉलीमर से भी और नीचे वाले पॉलीमर से भी। तो बेसिकली इसने बॉन्ड बना के उन दो सेपरेट पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक कर दिया, उनको मिला दिया। ठीक है, इसी तरह सेकंड और थर्ड वाले के देखो, सेकंड और थर्ड में मोनोमर्स ने मिलके पॉलीमर बनाया हुआ था, लेकिन उन पॉलीमर वो पॉलीमर्स मिले नहीं हुए थे इकट्ठे। लेकिन क्या हुआ, क्रॉस लिंकर जो आपने ऐड किया था, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स हैं, उन्होंने उठा के जाके एक कार्बन ने उधर से और एक कार्बन ने उधर से, और उसके साथ थे डबल बॉन्ड्स ने, एक डबल बॉन्ड ने ऊपर वाले से रिएक्ट कर लिया और एक डबल बॉन्ड ने नीचे वाले से रिएक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया। तो इस क्रॉस लिंक पॉलीमर का नाम है क्रॉस लिंक पॉली एक्रिल अमाइड मैट्रिक्स। अब ये वाला जो है ना पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि राइट डाउन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ पॉलीएक्रिल अमाइड मैट्रिक्स। तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सिर्फ ये रिएक्शन लिख दो ना, इसमें जो आपने बताया है ये इनिशिएटर के बारे में बताया, कैटलिस्ट के बारे में, क्रॉस लिंकर और मोनोमर के बारे में, और ये बना दो तो इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं।
ये हमारे पास आ गया कि जो हमारे पास एक्रिल अमाइड की परसेंटेज थी, सपोज करिए हमारे पास पीछे पॉलीमर था। अब क्या हुआ, पॉलीमराइज्ड एक्रिल अमाइड जो था फॉर्म अ मैश लाइक मैट्रिक्स सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ टिपिकल साइज। अब उसने एक मैट्रिक्स टाइप सा बना लिया जो कि सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए एक टिपिकल साइज की सेपरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जो है वो फिट था बिल्कुल। द एनालाइट्स कैन मूव थ्रू द पोर्स ऑफ पॉलीएक्रिलअमाइड जेल विद नेट लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या उन्होंने कहा कि जो एनालाइट है, जो आपका सॉल्वेंट है, जो सैंपल है, वो क्या करेगा, उन पोर्स से मूव करेगा जो पॉलीएक्रिलअमाइड की है। ठीक है, पॉलीएक्रिलअमाइड जेल के जो पोर्स हैं उनमें से मूव करेगा और नेट लाइक एक स्ट्रक्चर है उसका बना हुआ। द हायर द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्रिलअमाइड इंक्लूड इन द जेल द स्मॉलर द पोर साइज। अब उन्होंने कहा जितना ज़्यादा एक्रिलामाइड की परसेंटेज होगी ना, उतना आपको पता लगेगा, उतना छोटा आपको पोर साइज चाहिए है। द स्मॉलर द प्रोटीन, उतनी छोटी प्रोटीन होगी दैट विल बी एबल टू पास थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज एक्रिलामाइड की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी ना जेल में जो डालेंगे आप, उतना छोटा पोर का साइज होगा, सुराख का साइज उतना छोटा होगा, उतनी छोटी जो है प्रोटीन होगी जो कि पास करेगी उसमें से। जाहिर है आप प्रोटीन के साइज को देख कर आप रखते हो ना पोर्स का साइज, तो जितना उन्होंने कहा कि पोर का साइज छोटा होगा उतनी प्रोटीन छोटी होगी जिसने पास करना है। ठीक है, पर ये सारा कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, ये परसेंटेज ऑफ टोटल एक्रिल अमाइड इंक्लूडेड इन द जेल, जितनी एक्रिल अमाइड की आपने अमाउंट डाली है जेल के अंदर वो डिसाइड करिए। ये आपके पास आ गई एक्रिल अमाइड की परसेंटेज। अगर 5% डाली है तो सेपरेटिंग जो उनकी रेजोल्यूशन है वो कितनी होगी, 60 से 220 KD। इसी तरह से ये पूरा टेबल देख लोगे, इसमें से कोई ना कोई MCQ आ सकता है, लेकिन ये ऐसे आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग में आएगा ऐसे। Here, for instance, loose gels 4 to 8 acrylamide allow higher molecular weight molecules to migrate faster through the gel। अब उन्होंने कहा है कि आसानी के लिए ये भी उन्होंने बता दिया कि जो लूज जेल्स होते हैं, ठीक है, जो लूज जेल्स होते हैं यानी जो थोड़े थोड़े से आप कह सकते हो, थोड़े से लिक्विड टाइप के आप कह सकते हो, या थोड़े से लूज होते हैं यानी बहुत ज़्यादा हार्ड जेल्स नहीं होते। उसमें उन्होंने टाइप बता दी कि 4 to 8% जिनमें आपने डाला हो, जैसे यहाँ पर 5% है ना, पहला पहला वाला, इसकी आप कह सकते हो कि यहाँ जिनमें 4 से 8% एक्रिलामाइड डाला हो वो थोड़े से लूज जेल्स होते हैं जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड को माइग्रेट करवाते हैं फास्टर टू द जेल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास है फिर से प्रिपेयरिंग ऑफ वेट। अब है वाइल हार्ड जेल्स रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब देखो उन्होंने कहा जितनी लूज होगी ना जेल उतना बड़ा मॉलिक्यूल पास कर सकता है उसके अंदर से। अगर आप जेल को हार्ड बनाते हो यानी एक्रिलामाइड की जो वैल्यू है वो बढ़ा देते हो, अमाउंट को बढ़ा देते हो, तो जेल जो है वो हार्ड बन जाएगा। अब जब जेल हार्ड होगा ना उसके अंदर से कोई भी स्मॉल अमाउंट तो स्मॉल पार्टिकल तो पास कर जाएगा प्रोटीन का, लेकिन लार्ज पार्टिकल्स क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जेल की और एक्रिलोमाइड की बेसिकली यहाँ पर कंपोजिशन बता रही है कि कितना साइज का पास कर पाएगा, इसमें से जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है कितने साइज का होगा तो पास कर सकेगा। फिर स्मॉलर पोर साइज ऑल्सो रिड्यूस द स्पीड एट विच स्मॉल प्रोटीन्स आर एबल टू मूव थ्रू द जेल। अब उन्होंने कहा कि स्मॉल अगर होगा ना पोर का साइज, जितना छोटा पोर का साइज होगा उतनी स्पीड कम होगी स्मॉल प्रोटीन्स की कि वो मूव कर सके। देखो जितना स्मॉल पोर होगा उतनी देर लगेगी गुजरने में प्रोटीन को, उतनी देर लगेगी तो ज़ाहिर स्लो हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उस तरह से स्पीड कम हो जाएगी अगर पोर छोटा होगा। इम्प्रूविंग देयर रेजोल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रनिंग ऑफ इनटू अ बफर रैपिडली व्हेन द करंट इज अप्लाइड। पोर का छोटा होना क्यों फ़ायदेमंद है कि उसकी रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो रही है, उसकी उसकी रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो रही है और प्रिवेंट कर रहा है कि ऐसा ना हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा सुराख हो, बड़ा सा पोर हो, प्रोटीन जल्दी से क्रॉस करे, भाग के जाएगी, जाके सीधा बफर के अंदर टकरा जाएगी जब करंट पास होगा। जैसे करंट पास होगा सीधा बफर में, तो इसीलिए करंट पास हो, पोर छोटा होगा, प्रोटीन भी छोटी है, तो आहिस्ता आहिस्ता से गुजर के जाएंगी तो बफर में आहिस्ता आहिस्ता से पहुंचेंगी, डायरेक्ट जाके नहीं लग जाएंगे ठक करके। ठीक है, तो ये बताया गया। उसके बाद जेल्स आर यूजुअली पॉलीमराइज्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स इन अ जेल कोस्ट इन अ जेल caster with a comb inserted at the top to create the samples well after the gel is polymerized। अच्छा ये आगे बढ़ा। अब मैंने कहा जो जेल है ना उसको हम बेसिकली ज़्यादातर पॉलीमराइज करते हैं ग्लास प्लेट्स के अंदर। जो जेल कास्टर है ना उसके अंदर जो ग्लास प्लेट्स होती हैं उसके दरमियान में हम जेल को लगाते हैं। पॉलीमराइज वहाँ होता है विद अ कॉम इंसर्टेड एट द टॉप टू क्रिएट द सैम्पल्स वेल। एक कॉम इंसर्ट किया होता है इसी वजह से ताकि जो ये कॉम नज़र आ रहा होगा नीचे हेडिंग में दी हुई है कि कॉम लगा हुआ है, एक कॉम लगाया होता है ताकि जो है वो सैंपल्स ठीक से उसमें इंसर्ट हो सकें। ठीक है, आफ्टर द जेल इज पॉलीमराइज, कि जब जेल पॉलीमराइज हो गया द कॉम कैन बी रिमूव्ड। आपने जेल को पॉलीमराइज कर दिया, अब आप कॉम को रिमूव कर दें, जेल जो है वो रेडी हो गया।
इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, यानी जो हमने कहा था जेल जो है वो कम्बिनेशन है, उसमें 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो हमने कहा कि जेल तैयार हो गया, हमने ऊपर कॉम लगाया ताकि जेल जो है वो सही से इंसर्ट हो जाए। जैसे ही जेल इंसर्ट हो गया, अब आप कॉम हटा दो, उसका कोई काम नहीं है, उसका काम यही था कि इंसर्ट ठीक से हो जाए। नीचे आपको नज़र आ रहा है ये जेल कास्टर है, ठीक है, जिसमें आपने जेल कास्ट करना है, वो है सेपरेटिंग जेल सोल्यूशन है साथ। आपने अब क्या किया, जेल कास्टर में आपने डाला सेपरेटिंग जेल सोल्यूशन, ठीक है, जो सोल्यूशन को सेपरेट करना है वो आपने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, आइसोप्रोपानोल ऐड किया। फिर क्या हुआ, उसके अंदर आपने स्टैकिंग जेल सोल्यूशन ऐड किया और साथ कॉम लगाया उसको इंसर्ट करने के लिए। देखो ये जो एक्रिलामाइड जेल है ना, इसकी एक पिक्चर दिखाई गई है साथ येलो कलर के बबल के अंदर। इसको जरा गौर से देखो कि कॉम का क्या काम था। जो एक्रिलामाइड जेल है ना, उसके ऊपर जिस तरह से कॉम के कह सकते हैं, कॉम के जो टीथ हैं, दंदे से जो है ये इसकी इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हमने अब समझ रहे हैं कि हमने क्यों कहा कि कॉम जो है वो इंसर्ट करेगा इसको, टॉप सैंपल को वहां पर इंसर्ट करेगा, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर सेम है तकरीबन, ठीक है। जैसे लॉक इन की मॉडल टाइप होता है ना, उस तरह का सीन यहाँ बन रहा है, तो ये अच्छी तरह उसको इंसर्ट करके कॉम जो है वो वापस आ जाएगा, उसको फिर आप रिमूव कर सकते हो। अब हमने कहा कि क्या, हम्म, वो तो तुम लोगों का काम है ना, देखो। चलो सही है, अपनी डिस्कशन बाद में करना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है ना पेज का, वो ये है कि हम सेपरेट करें एनालाइट्स को बाय पासिंग देम थ्रू द पोर्स ऑफ एक्रिलामाइड जेल यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। कि हमने क्या कहा, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी सारी, के पोर्स हैं पॉली एक्रिलामाइड के अंदर, पोर्स हैं इस जेल के अंदर। तो क्या होगा कि जब प्रोटीन या जो भी हमने लिया है, अगर हमने न्यूक्लिक एसिड लिया है या प्रोटीन लिया है, बेसिकली हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन जब पास करेगी, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो प्रोटीन जो है वो पास करेगी पॉली एक्रिलामाइड के अंदर से, और वो जो है वो बफर में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल क्या है, बेसिक। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने एनालाइट्स को सेपरेट करना है, पोर्स में से पास करवा के, तब जब इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द जेल causing the negatively charged proteins or nucleic acid to migrate across the gel away from the negative electrode and towards the positive electrode। अब उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे जेल के अंदर से, तो क्या करेगी, जब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ना, उनको जाहिर है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो भागेंगी कैथोड से दूर एनोड की तरफ। Polymerized acrylamide from a mesh-like matrix suitable for the separation of proteins of typical size। अब मैंने कहा जो पॉलीमराइज्ड एक्रिलामाइड है, जिसे हम लोग पॉली एक्रिलामाइड कह रहे हैं, वो एक मैश लाइक मैट्रिक्स बना देती है, एक जाल सा बना देगी आगे, जो कि सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए, टिपिकल साइज के प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए सुटेबल होगा। द एनालाइट कैन मूव थ्रू द पोर्स ऑफ पॉली एक्रिलामाइड जेल विद नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये हम लोग बात कर चुके हैं, एनालाइट मूव करेगा इसमें से, यानी कि प्रोटीन्स मूव करेंगी। साइज पे डिपेंड करते हुए ईच बायोमोलिक्यूल मूव डिफरेंटली थ्रू द जेल मैट्रिक्स। हर बायोमोलिक्यूल जो है वो बायोमोलिक्यूल जो है वो डिफरेंटली मूव करेगा जेल के अंदर से। स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो इजीली फिट हो जाएंगे पोर्स में, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो डिफिकल्टी होगी उन्हें पास करने में, वो मुश्किल से पास होंगे। लेकिन क्या है, पॉलीएक्रिलामाइड एक जेल टाइप है ना, तो वो फिर भी घुस के निकल ही जाएगा किसी न किसी तरह, लेकिन क्या है कि मुश्किल से होगा ये काम। द जेल इज रन यूजली फॉर अ फ्यू आवर्स। जेल जो है वो कुछ घंटों के लिए हम यूज करेंगे। तो थॉ दिस डिपेंड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जेल। ये अब क्या किस पे डिपेंड करे, जेल कितनी देर जो कितने घंटे जो लगेंगे इसको, इस प्रोसेस को, ये डिपेंड करे कि आपने वोल्टेज जो अप्लाई किया वो कितना है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जेल, माइग्रेशन अकर मोर क्विकली एट हायर वोल्टेज। माइग्रेशन तेजी से होगी जब वोल्टेज ज्यादा होगा, और माइग्रेशन स्लो होगी जब वोल्टेज कम होगा। ये बात हम लोग लेक्चर बिल्कुल स्टार्ट में भी कर चुके थे। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन किस तरह से होगी, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज ईच बायोमोलिक्यूल मूव डिफरेंटली थ्रू द जेल मैट्रिक्स। स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो फिट हो जाएंगे। ये फिर वही वही लाइंस दोबारा दोबारा लिखी हुई है, वोल्टेज वाली लाइन भी बिल्कुल सेम है। तो यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे ये फर्स्ट 4 लाइंस बिल्कुल पीछे वाली हैं। आफ्टर द सेट अमाउंट ऑफ टाइम, जितना अमाउंट आपने सोचा था लगेगा, उसके बाद द बायोमोलिक्यूल्स हैव माइग्रेटेड डिफरेंट डिस्टेंस बेस्ड ऑन द साइज।
अब बायोमोलिक्यूल्स जब करंट पास हुआ, वो जो पॉली अमाइड के जो उसके अंदर से निकले हैं, पोर्स के अंदर से जब वो पास किए हैं, तो वो डिफरेंट डिस्टेंस क्रॉस किया होगा। यानी जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसकी उसने कुछ और डिस्टेंस जो है वो अचीव किया होगा, जो छोटा मॉलिक्यूल है उसने कुछ और डिस्टेंस अचीव किया होगा। अब उन्होंने कहा जो स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स थे वो फार्दर देन द जेल, फार्दर डाउन द जेल, अब वो उन्होंने दूर तक किया, जेल से दूर तक गए हैं वो। और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो तो पहले ही अच्छा हाँ, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे ज़ाहिर है उनका साइज़ छोटा है, वो आराम से पोर्स क्रॉस कर लेंगे और वो भाग के जाएँगे तो वो दूर तक पहुँच जाएँगे। लेकिन जो लार्ज वाले हैं, वो जो है वो क्लोज़ रहेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुए, जहाँ से वो पास हुए हैं उसके करीब-करीब रहेंगे। अब है जेल स्टेनिंग, ये शॉर्ट में आ सकता है जेल स्टेनिंग। उन्होंने कहा फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल में बी स्टेन्ड। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए हो सकता है कि जेल जो है वो स्टेन हो जाए। किस तरह से कि फॉर प्रोटीन्स मोस्ट कॉमनली विद वो मैसी ब्रिलियंट ब्लू R250 और ऑटो रेडियोग्राफी फॉर न्यूक्लिक एसिड इथीडियम ब्रोमाइड और फॉर ईथर सिल्वर स्टेन। अब ये ना उन्होंने बताया है कि किस कलर का स्टेन का मतलब हो सकता है उस पर कलर आ जाए, जो जेल है जो जिसका कलर पहले मेंशन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान में क्या हो कि जेल पे कोई ना कोई कलर अपेयर हो। जैसे प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो एक ब्रिलियंट ब्लू सा कलर होता है, वो अपेयर हो सकता है। या न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, या फिर जो ईथर्स हो, सॉरी, और फॉर आइदर सिल्वर स्टेन, तो सिल्वर स्टेन भी हो सकता है। अलाउइंग विजुअलाइजेशन ऑफ द सेपरेटेड प्रोटीन और प्रोसेस्ड फर्दर। अब इन्हें क्या था कि इससे क्या पता लगेगा, अगर जेल जो है वो स्टेन हो गई तो पता लगेगा कि प्रोसेस जो है वो हो रहा है, और ये विजुअलाइजेशन होगी, यानी कि आपको नजर भी आ रहा होगा कि सेपरेटेड हो गए हैं प्रोटीन्स, और फर्दर और प्रोसेस फर्दर, और फर्दर जो है वो प्रोसेस हो गए, यानी नेक्स्ट प्रोसेस में चली गई है, अगला काम करिए। तो जेल स्टेनिंग के अंदर बाकी है कि आफ्टर स्टेनिंग, स्टेन होने के बाद डिफरेंट स्पीशीज बायोमोलिक्यूल्स अपीयर्स एज डिस्टिंक्ट बैंड्स विद इन द जेल। अब क्या होगा कि जब स्टेन हो गई, जेल कलर हो गया, तो उसमें ना आपको डिफरेंट स्पीशीज जो है बायोमोलिक्यूल्स की वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट बैंड्स में नजर आएंगी जेल के साथ। यानी जेल के ऊपर डिस्टिंक्ट बैंड्स नजर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स नजर आएंगे। उससे आप पता लगाओगे कि कौन कौन सी प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद थी। इट इज कॉमन टू रन मॉलिक्यूलर वेट साइज मार्कर ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर वेट इन अ सेपरेट लेन इन अ जेल टू कैलिब्रेट द जेल and determine the approximate molecular mass of unknown biomolecule by comparing the distance traveled relative to the marker। हम मैंने कहा कि आप ऐसे करो कि जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है ना, उनके आप मार्कर लगा लो, मतलब साइज को मार्क कर लो। पता लग जाएगा भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, ये मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल आया ना, तो इसका यकीनन ये वाला प्रोटीन होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता। बाबा है जिनका मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता होता, तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स को हम डिस्टेंस ट्रैवल के साथ कंपेयर करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, समझ आ गई होगी होप सो। थैंक यू।